हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखो, आज हमें एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर आपके साथ शुरू करना है। चैप्टर का नाम आपका है एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखो, सच्चाई बता रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास करो कि इस चैप्टर में बहुत रेयर केस में कोई बच्चा होता है जिसको कमांड होता है। मैक्सिमम बच्चे इसी चैप्टर के अंदर परेशान होते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज का 1 घंटा मुझे दो, मैं इस 1 घंटे में आपको प्रूफ कर दूंगा कि इससे सिंपल चैप्टर कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ 1 घंटा मैं आपका मांग रहा हूं। इस 1 घंटे में आपके दिमाग में सारी परेशानियां खत्म कर लेंगे। कोई परेशानी नहीं है जी। आप समझ लो, दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं, एक आप और दूसरा मैं, और तीसरा कुछ है ही नहीं। नो, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। आप इस 1 घंटे के अंदर में अपने दिमाग में किसी इफ और को मत आने देना। आज जब मेरी क्लास खत्म होगी तो आपके सारे इफ और अपने आप खत्म हो जाएंगे जैसे जैसे मेरे चैप्टर आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्लीज आप क्या करेंगे, कोई इफ और नहीं आने देंगे। सिर्फ दिमाग मेरे साथ चलेगा। जितना मैं बोलूंगा सोचने के लिए उतना ही सोचना है, उससे ज्यादा नहीं। जब मेरा चैप्टर खत्म होगा तो सारे डाउट्स अपने आप खत्म हो जाएंगे बच्चे, मैं विश्वास दिलाता हूं। आइए शुरू करता हूं। मैं यहाँ पे शुरू करता हूं। सर, ये एमलगमेशन क्या होता है लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे मेरे साथ। देखो, एक छोटी कंपनी है, मान लो ए लिमिटेड, और एक और भी कंपनी है, मान लो बी लिमिटेड। देखो, इस दोनों कंपनी ने मिलकर सोचा कि आओ एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं, नाम रखते हैं एक्स लिमिटेड। मेरे बच्चे, जब 2 छोटी छोटी कंपनी मिलकर एक बड़ी कंपनी फॉर्म करेंगे, हम इसी को कहते हैं आपका एमलगमेशन। इसको बोलते हैं एमलगमेशन। एमलगमेशन का मतलब क्या होगा, 2 छोटी कंपनी मिलकर बड़ी कंपनी बनेंगे। पता है क्यों करते हैं? इसको करने का मेन रीजन होता है बच्चे, मार्केट में अननेसेसरी जो कंपटीशन उसको खत्म करने के लिए। या फिर अगर मान लो मेरे पास कुछ टेक्नोलॉजी है, मेरे पास रिसोर्सेज है, तो मिलके भी कई नई कंपनी बना सकते हैं। एक कंपनी हीरो, एक कंपनी होंडा, मिलके क्या बन गई? हीरो होंडा। ये बच्चे एमलगमेशन आपका होता है। सुनो मेरी बात, हीरो होंडा मिलके क्या बन गई? हीरो होंडा। दिस इज कॉल्ड एमलगमेशन। मिल जाना, एमलगमेट हो जाना, एक साथ मिलके काम करना। सर, हीरो होंडा, हाँ देखो, मुझे पता आप क्या सोच रहे हो, हीरो होंडा फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब दोनों अलग हो गए बच्चे। दैट इज कॉल्ड डी एमलगमेशन, डी मर्जर, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना। हम उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे। हमारा स्टडी क्या है कि 2 कंपनी को जोड़ना कैसे होगा, हम उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है ना सर? हाँ जी। अच्छा, एक नाम शायद आपने सुना हो, बहुत पहले एक कंपनी थी मेरे बच्चे, हच लिमिटेड। और एक नया कंपनी, एक कंपनी वोडाफोन, जो नाम आप सुन रहे हैं, ये बहुत पहले से कंपनी बच्चे, बहुत पहले से कंपनी है। इस वोडाफोन ने क्या किया, हज को अपने साथ मिला लिया। और देखो, बिजनेस किस नाम से चल रहा आपका? वोडाफोन के नाम से। पता है ये बात ना? जब कोई बड़ी कंपनी किसी छोटे कंपनी को अपने साथ मिला लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, इसी को बोलते हैं आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एक बड़ी कंपनी ने छोटे कंपनी को अपने साथ मिला लिया। और शायद आपको याद हो, एक नाम, बहुत छोटे बच्चे आप उस समय रहे होंगे, एक नाम पहले हुआ करता था बच्चे, यूटीआई बैंक। बहुत पहले की बात है। इस बैंक में बहुत सारे घोटाले हुए थे बच्चे एक टाइम पे, और इस घोटालों के चलते कई लोगों ने सुसाइड कर लिया था हमारे कंट्री के अंदर। उस सुसाइड के चलते इसका जो ब्रांड है मार्केट में खराब होना शुरू हो गया। लोगों ने इससे पैसे निकालने शुरू हो गए। अब इसको डर लगा इतना बड़ा बैंक खत्म हो जाएगा, तो इसने क्या किया, अपना नाम ही चेंज कर लिया। और आप शायद सुने हो, अब ये एक्सिस बैंक के नाम से बिजनेस कर रहा है। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सर हाँ, यही तो फायदा होता है नाम को चेंज करने का। पुराने नाम के साथ पुरानी बदनामियां खत्म हो गई। देखो ना, आज आप इस बैंक में पैसा जमा करते हो, लेकिन कहां पता है कि कोई इसके साथ घोटाले हुए थे। ये होता है आपका, जब एक ही कंपनी सेम काम नए नाम से करती है मेरे बच्चे, इसी को हम बोलते हैं आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इसका नाम दिया गया है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी। देखो, इस चैप्टर में परेशानी क्या होता है ना बच्चों को, बच्चे एमलगमेशन को अलग समझते हैं, एब्जॉर्प्शन को अलग समझते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को अलग समझते हैं। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारे लिए क्या होगा, लिखिए जरा नीचे में, आप यहाँ पे नोट लिखेंगे आप कि फॉर अकाउंटिंग पर्पस, यानी कि रिकॉर्डिंग करने के लिए कहते हैं कि ऑल द थ्री
conditions are assumed to be same। मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमारे पढ़ने का एक अलग तरीका होगा। हम इस तीनों को सेम मानते हुए करेंगे। हमारे लिए चाहे क्वेश्चन इसका आ जाए, इसका आ जाए, चाहे इसका, हम बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक बात ध्यान रखना, जिनका अस्तित्व, जिसका नाम खत्म हो गया, आप उन्हें कहना कि वो ओल्ड कंपनी है, और जो नाम अब मार्केट में चल रहा बच्चे, हम उसको न्यू कंपनी के नाम से जानेंगे, न्यू कंपनी के नाम से। देखो ना, इसमें हच कंपनी का नाम खत्म हो गया, हम इसको बोलेंगे ओल्ड कंपनी, और वोडाफोन को हम क्या बोलेंगे जी, सर न्यू कंपनी, इसको न्यू कंपनी कहा जाएगा। यहाँ पे यूटीआई बैंक को आप ओल्ड कंपनी का नाम देंगे, और जो आपका एक्सिस बैंक है वो न्यू कंपनी के नाम से। मतलब जो परेशानी थी कि चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड, उसको खत्म कर दिया हमने। हमारा चैप्टर क्या हो गया बच्चे, ओल्ड और न्यू के बीच में आ गया। चाहे कोई भी केस निकल के आए, जिनका नाम खत्म हो गया, दे आर कॉल्ड ओल्ड कंपनीज। जो नाम अभी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको बोलेंगे न्यू कंपनी। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, प्लीज कॉपी कर ले इसको आप। एग्जाम में कभी कभी आता है कि जरा बताओ, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो आप इस डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। बात समझ आ रही है सर? हाँ जी। देखो, ये तो हुआ इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब सवाल उठता है कि सर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। लिखिए जरा यहाँ पे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। जहां पे आपने एंड किया नोट, उसके बाद लिखें टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ये बात जानना बहुत जरूरी है बच्चे स्टार्टिंग में। तो देखो, मैंने खास आपके लिए, सच्ची बता रहा हूं कसम से, सिर्फ आपके लिए मैंने क्या किया, इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ, लिखेंगे साथ साथ आप यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन को हम शॉर्ट में पीसी कहेंगे। इवन एग्जाम में भी बोलता है भैया पीसी निकालो, यानी कि परचेज कंसिडरेशन। सर ये होता क्या है मैं बताऊंगा बच्चे, आप पहले लिखो तो कि टॉपिक्स हमें पढ़ना क्या है। फिर हम इसके बाद सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी इन द बुक ऑफ ओल्ड कंपनी, इन द बुक ऑफ ओल्ड कंपनी। अब देखो ना, मैं आपको यहां दिखाऊं तो वोडाफोन ने हज को एब्जॉर्ब कर लिया। मेरे बच्चे, हज कंपनी बिक गई ना सर? हाँ। तो इसका बिकना इसके बुक में कैसे रिकॉर्ड किया गया होगा, मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। और थर्ड पार्ट में आपको स्टडी करना यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ लिखेंगे न्यू कंपनी। मेरे बच्चे, हज को जरा बताओ किसने परचेज कर लिया? सर वोडाफोन ने। तो वोडाफोन ने जो हज को परचेज किया होगा, ये बातें वोडाफोन के बुक में कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी वो मैं आपको तीसरे पार्ट में डिवाइड करूंगा, तीसरे पार्ट में सिखाऊंगा। तो एक्चुअली मैंने चैप्टर को क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपके लिए। पेशेंस वाइज मेरी बात सुनना। पहले आज हमारा मोटिव क्या है, फर्स्ट टॉपिक को खत्म हो रहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब हमारा आज क्लास एंड होगा तो फर्स्ट टॉपिक पे आप पूरी मास्टरी कर जाएंगे। अगर आप कहे तो मैं इसको मिटा दूं, आप कहे तो मैं इसको मिटा दूं, हाँ सर मिटा दो। हमें सीखना सर इस चैप्टर को, ये चैप्टर क्या है, बहुत परेशान करता है सर, बहुत परेशान करता है। कितने सारे बच्चों ने सर आत्महत्या कर लिया। ठीक बोला आपने, सच बता रहे कि बच्चे इस चैप्टर का नाम सुनकर डर जाते हैं बच्चे आपका। अगर आपको मान लो कोई किसी से दुश्मनी है और आप चाहते हो कि एग्जाम में वो बच्चा फेल कर जाए, तो आप एग्जाम से 1 सेकंड पहले उसके कान में एमलगमेशन बोल देना। मेरे बच्चों, वो बेहोश हो जाएगा, वो एग्जाम छोड़ के भाग जाएगा। ऐसा इसका खौफ है इस चैप्टर का। सच्चाई बता रहा हूं, मेरी बात में विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आप कहो तो मैं इसको मिटा दूं, लिख लिया आप लोगों ने? सर हाँ। देखो, आज मैं फर्स्ट टॉपिक को स्टडी करूंगा, इसलिए मैं इसको मिटाता हूं। और जरा स्टार्ट कीजिए, लिखिए मेरे साथ। यहां पे आप हेडिंग डालेंगे, परचेज कंसिडरेशन। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, परचेज कंसिडरेशन, इसके बारे में बात करें, इसका क्या मतलब निकल के आता है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चे, पी से। ये हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पे। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे। सर ये होता क्या है? तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे कुछ यहाँ पे आपको समझाने का मन कर रहा है। जरा देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। जब मैं ये समझा दूं ना तो फिर मैं यहाँ लिखाना शुरू करूंगा। सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपको पता है ना कि हज कंपनी बिक गई? सर हाँ। आप बताओ इसको किसने परचेज किया? वोडाफोन। आपको लिखना नहीं बच्चे, सुनना मेरी बात, इसको लिखना नहीं आपने। वोडाफोन ने क्या किया, इसको परचेज किया। जरा खुद सोचो, जब वोडाफोन
इस कंपनी को परचेज करेगा, जब वोडाफोन इस कंपनी को परचेज करेगा तो इस कंपनी को परचेज करने के बदले में इसके मालिक को कुछ पे करेगा ना बच्चे? बोलो ना, गलत बोल रहा हूं क्या? अगर वोडाफोन ने हज कंपनी को परचेज किया, वोडाफोन ने हज को परचेज किया, तो इस कंपनी को परचेज करने के बदले में इसके मालिक को कुछ पे करेगा ना? ये कंपनी फ्री में ले लेगा? नहीं सर, परचेज करने के बदले में पेमेंट करेगा। मेरे बच्चे, इस कंपनी ने इस कंपनी को जो परचेज किया उसके बदले में इनके मालिक को जो कुछ भी पे किया उसी को बोलेंगे आप यहां पे क्या? परचेज कंसिडरेशन। यानी कि आपको परचेज करने के बदले में जो भी कुछ हमने पे किया। अरे मैंने एक वर्ड बोला, आप शायद ध्यान नहीं दिए कि इस नई कंपनी ने ओल्ड कंपनी को जो परचेज किया इसके बदले में ओल्ड कंपनी के मालिक को जो पे किया। जरा बताओगे कंपनी का मालिक कौन होता है? बोलो ना, कंपनी का मालिक कौन होता है? सर, कंपनी के मालिक शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर मेरे बच्चे, और आपको पता ना कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक आपका इक्विटी और दूसरा क्या होता है जी? प्रेफरेंस। ये बात आप पहले से जानते हैं, ये मत कहना कि सर मुझे ये बात नहीं पता। तो देखो, मैं आपको बताऊं, नई कंपनी ने जो ओल्ड कंपनी को परचेज किया इसके बदले में ओल्ड कंपनी के मालिक यानी कि शेयर होल्डर्स को जो कुछ भी पे किया होगा मेरे बच्चे, इसके कंपनी को परचेज करने के बदले में, उसी को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। लिखिए मेरे साथ, यहां पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 मीनिंग। लिखेंगे आप यहां पे मीनिंग और लिखना डैश देके। इट इज द अमाउंट, साथ साथ लिखेंगे, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इट इज द अमाउंट पेबल बाय, इट इज द अमाउंट पेबल बाय न्यू कंपनी, it is the amount payable by new company to the shareholders, to the shareholders। कौन से shareholders से? तो ब्रैकेट में इक्विटी एंड प्रेफरेंस, मेरे बच्चे कहता है कि इट इज द अमाउंट पेबल बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, of old company for purchasing their business। मेरे बच्चे, आपने जो उनके बिजनेस को परचेज किया, उनके बिजनेस को परचेज करने के बदले में आपने जो कुछ भी उनके मालिक को पे किया होगा वही परचेज कंसिडरेशन आपका होता है। पीसी शॉर्ट में बोलते हैं इसको। आपका समझ में आई बात? सर हाँ सर, ये निकलता कैसे है? लिखेंगे नंबर 2 मेथड। मेरे बच्चे, हम कैसे निकालेंगे? देखो, इस पीसी को जानने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक हमारे पास होता है मेरे बच्चे नेट एसेट्स मेथड। सर ये क्या है? अभी समझाऊंगा। लिखो पहले यहाँ पे नेट एसेट्स मेथड, और दूसरा मेरे बच्चे मेथड यहाँ पे नेट पेमेंट मेथड। अगर मुझे किसी कंपनी की कीमत, वैल्यू जाननी है कि कितने में बिकी है, इस दोनों में से कोई भी एक तरीका अप्लाई करके मैं उसके पीसी को पता कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी। सर ये दोनों क्या है? आओ जरा शुरू करते हैं। यहां तक हो गया आपका? सर हाँ। तो मैं एक काम करता हूं, पहले इस मेथड के बारे में बताता हूं आपको। इस मेथड के बारे में लिखेंगे आप यहां पे नंबर ए आपका नेट एसेट्स मेथड। अगर मुझे ये पता करना है कि हज कंपनी कितने में बिकी, और मेरे बच्चे अगर मैं नेट एसेट्स मेथड से उसका पीसी निकालने की कोशिश करूं, तो देखो मैं क्या करूंगा, नाम ही कह रहा नेट एसेट्स। लिखेंगे फॉर्मूला मेरे साथ इसका, एसेट्स ऑफ, लिखेंगे फॉर्मूला इसका, एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी, एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी, टेकन बाय न्यू कंपनी एट मार्केट वैल्यू, एट मार्केट वैल्यू। सर क्या मतलब है? अभी बताऊंगा। लिखो तो पहले, सारी बातें समझाऊंगा। मैंने कहा था ए फॉर दिमाग में मत आने देना। एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी एट मार्केट वैल्यू। देखो इसमें से मैं माइनस करूंगा लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी एट पेबल वैल्यू। मेरे बच्चे, आप इसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसी को कहेंगे कि हमारा पीसी निकल के आ गया। ये लीजिए आप यहां पे, हमने कुछ भी नहीं कहा। कहते हैं कि देखो जी, अगर मान लो लिख रहे हो, लिखो पहले लिख लो, यहां पे लिख लो
मेरी आदत है बच्चे, चुप नहीं रह सकता, क्लास में बोलने की आदत है, बक बक बोलने की आदत है। लिख दो पहले, फिर मैं बात करता हूँ। नेट एसेट्स मेथड हमने कहा, एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी एट मार्केट वैल्यू। इसमें लायबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी एट पेबल वैल्यू माइनस किया, पीसी निकल के आ गया। आइए जरा थोड़ा सा समझाता हूँ, सुनो मेरी बात, थोड़ा समझाऊंगा, ज्यादा नहीं। अब देखो, हज कंपनी का जब बिजनेस टेक ओवर करूंगा ना बच्चे, अगर हज कंपनी का बिजनेस टेक ओवर करूंगा तो हज कंपनी के जितने भी एसेट्स है वो सारे मेरे एसेट्स हो जाएंगे, उनकी लायबिलिटी भी मेरी हो जाएगी। तो हमने कहा कि ओल्ड कंपनी के एसेट्स को जो आपने टेक ओवर किया उसका चेक करो मार्केट वैल्यू कितना है, मतलब बुक में वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, आज उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, बिकेगा तो मुझे कितने में मिलेगा, वो वैल्यू को आप लिखेंगे यहां पे। जब मैं किसी कंपनी को लूंगा, उसके एसेट्स को लूंगा, लायबिलिटी को भी लूंगा, तो अगर उनका एसेट्स मान लो यहां पे 1 करोड़ का है, हमने कहा कि देखो जी एसेट्स आपका 1 करोड़ का, आपकी लायबिलिटी का जो है वो भी तो पेमेंट मैं ही करूंगा। तो 1 करोड़ में मान लो 40 लाख मुझे लायबिलिटी वालों को पे करना है, उसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा यही अमाउंट हम कंपनी के मालिक को पे करेंगे, मतलब शेयर होल्डर को। वही पीसी होता है बच्चे। नहीं समझ मेरी बात को? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से सुनो, मैं आपके ही लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। ये बिल्डिंग जो है ना बच्चे, जहां पे मैं खड़ा हूं, ये आपकी है। इस बिल्डिंग को आज से आपने 10 साल पहले लिया था, मान लो 20 लाख रुपए में, 20 लाख में। सुनो मेरी बात ध्यान से, इस बिल्डिंग को आपने आज से 10 इयर्स पहले लिया था 20 लाख में। जरा बताओ, आज अगर बिल्डिंग आप मुझे बेचोगे तो क्या 20 लाख में बेचोगे आप? नहीं सर नहीं, वो तो तब की कीमत थी। अगर आप आज मुझे बिल्डिंग बेचोगे मेरे बच्चे, तो आज जो इसकी मार्केट वैल्यू उस पर बेचोगे ना, बोलो ना हाँ सर, हाँ जी। तो मान लो ये बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू यहां पे 50 लाख रुपीज हो चुकी है, 50 लाख, तो मुझे 50 लाख में दोगे? इसको लिखना नहीं, आपको सुनना मेरी बात, आपका 50 लाख में दोगे? सच बोल रहा हूं ना सर? हाँ। लेकिन जरा सोचो कि अगर इस बिल्डिंग पे अभी भी 6 लाख का बैंक का कर्ज है, अभी भी, मतलब आज जो है इसमें 6 लाख का कर्ज है, जरा बताओ, अगर मैंने बिल्डिंग आपसे परचेज कर लिया तो अब इस पे जो लायबिलिटी है उसको मुझे पे करना पड़ेगा, मैं पे करूंगा। तो मैंने आपसे कहा कि भैया आपका एसेट 50 लाख का है, लेकिन 50 में 6 लाख तो मुझे लायबिलिटी वालों को पे करना है। तो आपको, यानी कि जो इस बिल्डिंग का मालिक है उसको कितना पे करूंगा? 44 लाख आपका। ये कौन सी बड़ी बात सिखा रहे हो? तो सिंपल सी बात है यार, नर्सरी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर मैं आपका एसेट्स लूंगा 50 लाख में मान लो, और अगर उसमें कुछ लायबिलिटी है तो उसको माइनस करके पीसी निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? सर हाँ, आगे बढ़ो। देखो, मैंने इसको और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं बुक में आता हूं, कुछ क्वेश्चन मैंने खास आपके लिए बनाए हैं, जरा इसको समझते हैं क्या निकल के आता है। चेक कीजिए आप बुक का क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसी मेथड की मास्टरी कराऊंगा बच्चे। अभी हम सिर्फ फर्स्ट मेथड को देख रहे हैं, अभी सेकंड के बारे में बात नहीं किया, फर्स्ट मेथड के बारे में आपकी मास्टरी करा रहा हूं। जरा आइए बुक के अंदर में, आप सोल्यूशन कर रहे हैं मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का पढ़ेंगे मेरे साथ, क्वेश्चन क्या बता रहा है, पढ़ेगा मेरे साथ क्वेश्चन क्या बता रहा है। कहता है कि बैलेंस शीट ऑफ हच लिमिटेड, जिसमें कहता है कि लैंड बिल्डिंग आपका 5 लाख का है, मशीन है बच्चे 2 लाख का, फर्नीचर है, डेटर्स है, कैश है, गुडविल है। इस साइड कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, डिवेंचर से, क्रेडिटर्स है। मैं लायबिलिटी साइड को दोबारा पढ़ता हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, जरा पढ़ना। इक्विटी शेयर कैपिटल और बच्चे कंपनी के मालिक होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी के मालिक होते हैं, रिजर्व कंपनी के मालिक का होता है। आपको पता है कि जब कंपनी बंद हो जाएगी तो रिजर्व का पैसा मालिक को मिल जाता है। डिवेंचर्स लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। देखो ना नीचे क्या बता रहा है, बिजनेस ऑफ हच लिमिटेड वाज एब्जॉर्ब बाय वोडाफोन लिमिटेड। जरा बताओ यहाँ पे ओल्ड कंपनी कौन है? सर यहाँ पे ओल्ड कंपनी हच, तो लिखो ना हच के ऊपर में ओल्ड कंपनी लिख दो, यहाँ पे इसका फायदा आपको आगे मिलेगा। हच के ऊपर लिखेंगे ओल्ड कंपनी, वोडाफोन न्यू कंपनी है, लिखिए वोडाफोन के ऊपर में न्यू कंपनी। ये लिखने की आदत डालो सारे क्वेश्चन में, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब देखो, बिजनेस कहता है कि हज का एब्जॉर्ब बाय वोडाफोन लिमिटेड, नीचे कहता है पॉइंट 1 में कि एसेट्स वेर वैल्यूड एज अंडर। एसेट्स कैसे वैल्यू किया गया जी? लैंड बिल्डिंग कहता है कि 7 लाख पे। देखो ना, बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग कितने का था? 5 लाख, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू आज कितना बता रहा है बच्चे? 7 लाख का। मशीन कहता है कि 1,50,000 का है, बैलेंस शीट में कितना था? सर 2 लाख का। कोई बात नहीं, वैल्यू बढ़ गया घट गया जो भी हो, हमें तो उसका मार्केट वैल्यू ही लेना है। फिर कहता है गुडविल आपका 8,50,000 का। पॉइंट 2 में कहता है कि लायबिलिटी को टेक ओवर किया गया एट देयर बुक वैल्यू, मतलब लायबिलिटी उतना ही पे करना जितना बुक में है। बोलता है कैलकुलेट परचेज कंसेशन, यहाँ पीसी निकालना बच्चे, मेरे पीसी निकालना है।
तो आज जरा शुरू करते हैं, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ, लिखेंगे साथ साथ मेरे साथ यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, मैं आगे इसको शॉर्ट में पीसी बोलना शुरू कर दूंगा। परचेज कंसिडरेशन बाय, ये कौन सा मेथड है सर? नेट एसेट्स मेथड। लिखिए जरा नेट एसेट्स मेथड। मेरे बच्चे इस मेथड से हम क्या कर रहे हैं, इसका पीसी पता कर रहे हैं कि आखिर पीसी क्या निकल के आएगा। आप देखो ना ये कैसे निकालेंगे, जगह कम पड़ेगा क्या? नहीं सर हो जाएगा। लिखो यहाँ पे आप लेते मेरे बच्चे, एक तो इनके जो एसेट्स हैं, एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी एट मार्केट वैल्यू। यही कहा था ना मैंने सर? हाँ सर। तो आओ ना देखते हैं कि एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी कौन कौन से हैं। सर देखो नाम में पहला नाम क्या था, बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग। मेरे बच्चे नाम जो होगा ना आपको बैलेंस शीट के अंदर से देखना होगा। नाम कहां से देखेंगे? बैलेंस शीट के अंदर से। लेकिन वैल्यू कहां देखेंगे? नीचे में, क्योंकि बुक में जो वैल्यू है ना बच्चे बैलेंस शीट में वो बुक वैल्यू है, हमें मार्केट वैल्यू चाहिए। तो देखो ना लैंड बिल्डिंग जो बैलेंस शीट में 5 लाख का था, पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि आज वो 7 लाख का हो गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे 7 लाख रुपीज रिकॉर्ड किया। सही बोल रहा हूं सर? हाँ। अब बताओ बैलेंस शीट में अगला नाम क्या है सर? मशीन। अब देखो ना मशीन जो बैलेंस शीट में 2 लाख का था, नीचे कहता है कि आज 150 का हो गया, 1,50,000। तो आप 150 लेंगे यहाँ पे 150। फिर कहता है आपका बैलेंस शीट में अगला नाम फर्नीचर। मेरे बच्चे फर्नीचर, जरा बताओ बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का है सर? 3 लाख का। नीचे क्या बता रहा है सर? कुछ भी नहीं बता रहा है। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं इसको आगे नोट में भी लिखाऊंगा। अगर किसी एसेट्स के बारे में क्वेश्चन नहीं बताता कि आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो मेरे बच्चे मार्केट वैल्यू आप उतना ही मान लेना जितना बुक में उसकी वैल्यू है। सुना मैंने क्या बताया? अगर किसी एसेट्स का मार्केट वैल्यू आपको अलग से ना बताए तो बुक में जितनी वैल्यू होगी वही मान लूंगा मार्केट वैल्यू है। यानी कि जो फर्नीचर है वो टेक ओवर हुआ कितने में जी? आपका 3 लाख में। 3 लाख में मेरे बच्चे। आप बताओ बैलेंस शीट में अगला नाम क्या है सर? डेटर्स है। तो जरा बताओ ना डेटर्स जो बैलेंस शीट में आपका 4 लाख का है, नीचे कितना बता रहा है सर? नहीं बता रहा है। तो बताओ कितना मानेंगे सर? 4 लाख का अमाउंट आपका है ना, जितना बुक में वही मान लिया जाएगा। अगला नाम कहता है बैलेंस शीट में कैश है। जरा बताओ कैश कितने बैलेंस शीट में? 2 लाख। नीचे नहीं बता रहा है तो 2 लाख। सर कैश भी टेक ओवर होगा? सब कुछ बच्चे, बिजनेस जब आपका टेक ओवर होता है, बिजनेस, इसका मतलब कुछ साफ साफ अगर ना बताए तो सारे एसेट्स चले गए, चाहे वो कैश ही क्यों ना हो। आज जो भी हमारे बैलेंस शीट में होगा ना, जो भी हमारे बिजनेस में होगा, वो सब लेके चला जाएगा, सब लेके चला जाएगा। तो कैश भी हमारा चला गया। बैलेंस शीट में अगला नाम कहता है गुडविल आपका है। जरा बताओ बैलेंस शीट में गुडविल कितना बता रहा है? 5 लाख। लेकिन देखो ना पॉइंट 1 में कहता है कि आज उसकी जो वैल्यू है वो 8,50,000 आपका है, 850। तो आपने 850 लिया। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। जरा बताओ ये जो एसेट्स आपके हो गए वो कितने में बिक गए टोटल? आपका चेक कीजिए जरा यहाँ पे कितने बिक गया जी? 26 लाख। मेरे बच्चे आपका जो एसेट्स है वो कहता है कि यहाँ पे 26 लाख में बिक गया, 26 लाख में। लेकिन सोचो ना अगर आपका एसेट्स 26 लाख में बिकेगा तो नई कंपनी इसमें से लायबिलिटी भी तो पे करेगी। तो वो कहेगी कि देखो जी मैं इसमें माइनस करूंगी लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी, लायबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन बाय न्यू कंपनी एट पेबल वैल्यू। पेबल वैल्यू का मतलब हो गया बच्चे जितना हमने उनको पे करने का कमिटमेंट किया है हमें उसको माइनस करना होगा। आप जरा चेक करो, बताओ कि इनके बैलेंस शीट में आखिर लायबिलिटी कौन कौन सी है। तो देखो एक नाम दिख रहा है आपका डिवेंचर का, एक नाम दिख रहा है क्रेडिटर का, 2 लायबिलिटी है बच्चे। अब देखो ना पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है? वो कहता है कि लायबिलिटी को टेक ओवर किया गया उनके बुक वैल्यू पे, यानी कि लायबिलिटी जो उतना ही पे करना जितना बुक में है। जरा बताओ फर्स्ट लायबिलिटी कौन सी है सर? 10% डिवेंचर। मुझे बताओ बुक में इनको कितना पे करना है सर? 7 लाख। तो मेरे बच्चे 7 लाख से इनका पेबल अमाउंट हो गया। अगर पेबल अमाउंट आपको अलग से ना बताए तो वही मानेंगे जो बुक में है। ऐसे पॉइंट नंबर 2 में कह भी दिया कि टेक ओवर बुक वैल्यू पे किया गया है। और एक क्रेडिटर जो है बच्चे वो भी लायबिलिटी आपका है,
बताइए क्रेडिटर बैलेंस शीट में कितना है सर? 3 लाख का अमाउंट आपका, 3 लाख का अमाउंट। तो पता है नई कंपनी ने क्या कहा कि भैया आपके एसेट्स 26 लाख के हैं, लेकिन 26 लाख में 10 लाख रुपीज तो हमें लायबिलिटी वालों को पे करना है, लायबिलिटी वालों को पे करना है। तो कंपनी के मालिक यानी कि शेयर होल्डर्स को जो पे किया जाएगा वो अमाउंट कितना निकल के आ गया आपको यहाँ पे? 16 लाख का अमाउंट। दिस इज द अमाउंट ऑफ पीसी मेरे बच्चे। ये पीसी निकल के आया, परचेज कंसिडरेशन निकाला हमने। कौन से मेथड से? आपका नेट एसेट्स मेथड, जिसमें हम एसेट्स को जितनी वैल्यू मार्केट होगा वो लेंगे, लायबिलिटी को जो पे करना माइनस करेंगे, पीसी निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। लेकिन सर दिमाग में एक सवाल आ रहा है, मैं समझ गया बच्चे आपका दिमाग में क्या सवाल है। सॉरी, आप कह रहे हो सर एक बात बताओ, ये डिवेंचर के साथ जो 10% रेट लिखा है इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? आप पहले मुझे ये बताइए क्वेश्चन पढ़ के, क्या कहीं भी क्वेश्चन ने कहा है मेरे बच्चे कि डिवेंचर में कोई इंटरेस्ट बकाया है, कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कहीं बता रहा है? नहीं बता रहा सर, नहीं बता रहा है। तो भगवान थोड़े ही है कि सब कुछ अपने आप मान लेंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने आज तक का इंटरेस्ट पे कर दिया होगा, हमें इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना, कोई लायबिलिटी हमारी नहीं है। अगर होती तो क्वेश्चन पक्का बताता, आगे जहां क्वेश्चन अभी आएगा जहां बोलेगा बच्चे हम वहां देख लेंगे, बट यहां पे कहीं कुछ नहीं बोल रहा कि इनको कोई इंटरेस्ट पे करना है। तो ये जो आपका 10% कह रहा है ये कोई काम का ही नहीं है। हाँ, अगर कहता कि 2 महीने का 4 महीने का इंटरेस्ट बकाया तो वो भी लायबिलिटी में दिखाता, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो हमारा काम पूरा हो गया, पीसी निकल के आ गया। आई बात समझ में? बोलो ना, बात समझ में आई सर? हाँ जी सर, हाँ जी, बात समझ में आई सर। देखो मैं ना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप 1% भी परेशान हो, नहीं चाहता बच्चे, कसम से नहीं चाहता, कसम से नहीं चाहता, क्योंकि मेरा माइंड आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप थोड़े से भी परेशान हो गए तो मुझे नींद नहीं आती, मैं सच्ची बता रहा हूं। रात रात में जगने का समय हो जाता है, फिर मेरे परेशान हो जाता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना कुछ नोट आपको इस पे लिखाता हूं, कुछ नोट जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे। यानी कि जो हमारा नेट एसेट्स मेथड है, मैं इस पे कुछ नोट लिखाता हूं, लिखिए मेरे साथ। जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हुआ, जहां पे आंसर खत्म हुआ बच्चे वहीं लिखिए। उसके बाद नोट नंबर 1 आपका, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। ठीक है सर, बताओ क्या नोट आपका है? सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जहां पे बैलेंस शीट खत्म हो रहा है उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। कहता है कि बिजनेस ऑफ हच लिमिटेड, बिजनेस। आपने ओल्ड कंपनी के पूरे बिजनेस को ही ले लिया, तो जब तक साफ साफ शब्दों में कुछ नहीं बोलता इस बिजनेस का क्या मतलब होता है, लिखेंगे नंबर 1, लिखेंगे नंबर 1, द टर्म बिजनेस, द टर्म बिजनेस इन्वर्टर कोमा में लिखेंगे इंक्लूड्स ऑल एसेट्स and liabilities of old company। मेरे बच्चे बिजनेस का मतलब होता है ओल्ड कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी लायबिलिटीज, सभी इसमें कवर किया जाएगा। आगे लिखो ब्रैकेट में whether, WHETHER, whether appearing in balance sheet और नोट। पर बच्चे वो बैलेंस शीट में है या बैलेंस शीट में नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जितने भी एसेट्स लायबिलिटी आपके होंगे वो सारे टेक ओवर किए जाएंगे। बिजनेस वर्ड का मतलब होता है, बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी सर, हाँ जी। लिखिए यहाँ पे नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। ध्यान देना, हमने क्या बोला था, अगर किसी एसेट्स का मार्केट वैल्यू आपको नहीं बताता तो हम वही वैल्यू को मानते हैं जो कि आपके बुक में है। लिखिए यहाँ पे, if market value of any asset or payable value of any liability is not given in question, अगर क्वेश्चन के अंदर में आपका एसेट्स का मार्केट वैल्यू या लायबिलिटी का पेबल वैल्यू आपको ना बताए तो लिखेंगे आप यहाँ पे कॉमा देके, वी एज्यूम दे आर इक्वल टू बुक वैल्यू। मेरे बच्चे, अगर किसी एसेट्स का मार्केट वैल्यू
या लायबिलिटी का पेबल वैल्यू ना बताया तो आप उतना ही मानना जितना बुक में है। ये आपको ऐसा नोट नंबर 2 कहता है। तो मैंने आपको कुछ परेशानियां थी उसको बता दिया। आपके दिमाग में मैंने कहा था कोई इफ और ना है तो आप बिल्कुल मेरे साथ चलेंगे, जितना बोलूंगा उतना ही सोचना है। मैंने आपसे 1 घंटे का समय मांगा है इस टॉपिक पे आपको मास्टरी कराने के लिए। हो गया सबका यहां तक आपका? सर हाँ जी। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, लो आज पता नहीं क्या हो गया है। पता इस चैप्टर को कौन गवर्न करता है मेरे बच्चे? इस चैप्टर को गवर्न करने वाला आपका है, लिखिए ब्रैकेट में यहां पे एस 14। मतलब जब मैं ये चैप्टर एंड करूंगा तो आपको एस 14 पे पूरे तरीके से कमांड हो जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। कोई पूछे कि इस चैप्टर में जो आपको सर ने पढ़ाया वो कहां लिखा हुआ है, तो सारी बातें मेरे बच्चे एस 14 का लिखा हुआ है। एस 14 को ही हम लोग न्यूमेरिकली यहां पे सारी बातें समझ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि इसके साथ साथ हमारा एस 14 अपने आप खत्म हो जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने? सर हाँ लिख लिया सर। आप कहो तो मैं इसको मिटा दो सर। समझ गया मैं, यहां पे समझ गया, ठीक है। लीजिए मैंने इसको मिटा दिया मेरे बच्चे, इसको मैंने मिटा दिया। अब मैं आपको फर्स्ट मेथड समझा दिया। जरा बताओ फर्स्ट मेथड हमारा क्या था? नेट एसेट्स मेथड। आपका क्या किया? आपके जो एसेट्स है उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उसमें से लायबिलिटी वाले को जो हमें पेमेंट करना माइनस करके हमने बोल दिया, पीसी निकल के आ गया बच्चे, ठीक है ना। सर हाँ। देखो ये पॉइंट ए खत्म हुआ। अब हम सीखेंगे दूसरे के बारे में। सर खत्म हो गया? नहीं बच्चे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आएंगे। बहुत सारी बातें करूंगा लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। आइए जरा इसी तरीके से एक बार देखें। नंबर बी में हमारा अगला मेथड है नेट पेमेंट मेथड। सर ये क्या है? ये कौन सा मेथड है? देखो ये जितना आपको सिंपल लगा होगा ना बच्चे, इससे कई गुना ज्यादा सिंपल आपका ये मेथड है। देखो खुद ही कहता है नेट पेमेंट मेथड। आपका पेमेंट मेथड। मुझे ये बताओ, ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया और इसमें पीसी जो आपका 16 लाख रुपीज निकल के आया, सिर्फ इतना बताओ ये पीसी किसको दिया जाएगा? जरा बताओ ये पीसी किसको पे किया जाएगा? सर ये पेमेंट किया जाएगा ओल्ड कंपनी, यानी कि जो हज कंपनी है उनके शेयर होल्डर को इक्विटी एंड प्रेफरेंस आपका, है ना बच्चे? सर हाँ। पता इस मेथड में क्या होगा बच्चे? इस मेथड में साफ शब्दों में आपको यही बता देगा कि भैया ओल्ड कंपनी के इक्विटी को एंड ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस को कितना कितना पेमेंट किया गया। पर बच्चे ये तो बहुत सिंपल मेथड है। आप देखो इस मेथड के अंदर में आपका एसेट्स कितने बिका, लायबिलिटी को कितना पे करना आपको बताना पड़ा चाहिए। इस मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बोलता भैया हमें उससे मतलब नहीं है, कंपनी के 2 मालिक है ना, तो इन मालिक को जितना जितना पेमेंट किया गया वही बता देगा। देखो क्या कहेगा कि जैसे 60, मान लो इसी क्वेश्चन से लिंक कर रहा हूं मैं, एक काम करता हूं इसी क्वेश्चन से लिंक कर रहा हूं, तो देखो 16 लाख रुपए मुझे हज को पे करना है ना बच्चे? अरे बोलो ना हाँ। अरे अगर आपकी कीमत 16 लाख रुपीज निकल के आई है तो बताओ इस कंपनी के मालिक को कितना पे किया जाएगा? 16 लाख रुपीज का अमाउंट। पता क्या होगा इस मेथड में मेरे बच्चे? वो कहेगा कि भैया ओल्ड कंपनी की जो इक्विटी है, मान लो हमने उनको 10 लाख का पेमेंट कर दिया। ओल्ड कंपनी के जो प्रेफरेंस है ना, हमने उनको 6 लाख का पेमेंट कर दिया। तो आपने क्या करना होगा, पेमेंट मेथड में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, मालिक, उनको जितना जितना पे किया गया उसको ऐड कर देना, वही पीसी निकल के आ जाएगा। देखो जरा हमने क्या बोला था, इट इज द अमाउंट पेबल बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी फॉर परचेजिंग देयर बिजनेस। मेरे बच्चे मैं आपको ना एक खास मैंने फॉर्मेट आपके लिए बनाया है, आप लिखे यहाँ पे, आपको समझ में आएगा। इस मेथड में क्या करेंगे, ओल्ड कंपनी के मतलब टू रिप्रेजेंट्स ओल्ड कंपनी, ओल्ड कंपनी के किनको जी, शेयर होल्डर को। पहला शेयर होल्डर कौन है यहाँ पे, इक्विटी शेयर्स, एक है आपका इक्विटी, दूसरा कौन है जी, प्रेफरेंस शेयर्स मेरे बच्चे। तो 2 तरीके के आपके शेयर्स हैं। तो कहते हैं कि ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को इन यानी कि न्यू कंपनी में क्या क्या पे किया गया उनका मैं यहाँ पे करूँगा कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन का अमाउंट निकाल कर यहाँ लिख कर मैं ऐड करके क्या बोल दूंगा, यही हमारा पीसी आपका है, यही हमारा पीसी है। मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान सुनना, कोई बड़ी बात नहीं सिखा रहा। मुझे यहाँ देख के बताओ, अगर हज कंपनी के शेयर होल्डर को मुझे 16 लाख का पेमेंट करना है,
मतलब ओल्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं ना, इनको हमें नई कंपनी कितना पे करेगी जी? 16 लाख का अमाउंट मान लो पे करना है। ये मत लिखना, आप सुनो मेरी बात, 16 का पेमेंट करना है। तो सिर्फ इतना बताओ कि अगर मुझे इनको 16 लाख का पेमेंट करना है तो इनको 16 लाख के बदले में नई कंपनी क्या देगी? जरा बताओ। अगर हज कंपनी के शेयर होल्डर को वोडाफोन ने, मेरे बच्चे, अगर 16 लाख का पेमेंट करना है तो बताओ मैं 16 लाख का क्या दूंगा, कैसे पेमेंट करूंगा? देखो, मैं दे सकता हूं उनको कैश, हो सकता है ना बच्चे। अगर मुझे आप लोगों का 16 लाख का पेमेंट करना है, जो पीसी निकल के आपका आया, पीसी जो निकल के आया, तो नई कंपनी आपको कैश दे सकती है। कैश लो जी, काम खत्म करो, जाओ यहां से, मेरी कंपनी हो गई मेरे बच्चे। या फिर नई कंपनी आपको यहां पे इक्विटी शेयर्स दे सकती है अपनी कंपनी का। मतलब आप लोगों को नई कंपनी ने क्या किया, वोडाफोन ने क्या किया, अपनी कंपनी की इक्विटी शेयर्स दे दिए। या फिर मैं दे सकता हूं, यानी कि नई कंपनी दे सकती है अपनी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी दे सकता हूं मैं इनको, डिवेंचर दे सकता हूं मैं इनको, बिल्डिंग दे सकता हूं, कुछ भी दे सकता हूं। और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना कि इनको नई कंपनी ने क्या क्या दिया। क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में आपको बताएगा मेरे बच्चे, साफ साफ शब्दों में बताएगा। आपको तो क्या करना है, कौन सी चीजें कितनी कितनी दी गई हैं, आपको यहां पे करना है कैलकुलेशन, और इसी का अमाउंट आपको ऐड करके यहां पे कह देना कि हमारा पीसी निकल के आपका आ गया। खत्म हो गई बात खत्म हो गई। ध्यान रखना, नेट पेमेंट मेथड में क्या होगा कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मालिक है, उनको कितना कितना क्या क्या पेमेंट किया गया है वो साफ साफ शब्दों में बताएगा। आपने उनका अमाउंट का कैलकुलेशन करके अमाउंट लिख के फिर आपको पीसी निकाल देना है। ये कैसे किया जाएगा आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, आप चिंता नहीं करना, लेकिन ऐसे किया जाता है बच्चे। और हाँ, आप कसम खा लो, ओल्ड कंपनी के सिर्फ, यहां लिख रहा हूं मैं, ओनली ओल्ड कंपनी के मेरे बच्चे सिर्फ इक्विटी एंड प्रेफरेंस को, और कोई नहीं। मतलब ओल्ड कंपनी के मालिक को हमें याद रखना, ये जो कंपनी है ना हज, ये सिर्फ और सिर्फ मालिक के होते हैं, मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस को। तो इनके मालिक को जो भी कुछ पे किया होगा वही ऐड करेंगे, सिर्फ मालिक को। अगर ये बिल्डिंग आपका है तो इस बिल्डिंग के बदले में जो मैं आपको, यानी कि मालिक को पे करूंगा बच्चे, वही पीसी निकल के आएगा। तो ध्यान दीजिए, ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को नई कंपनी ने जो भी कुछ पे किया गया उनका आपने कैलकुलेशन करना है, अमाउंट लिखना, वही आपका पीसी निकल के आएगा। आई बात समझ में सर? हाँ जी। तो आओ जरा इसको समझने के लिए क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, जरा क्वेश्चन करके देखते हैं। चेक करेंगे मेरे साथ यहाँ पे आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2, चेक करेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 2। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप ना। आज आप बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान दीजिए। मैं समझा रहा हूं आपको नेट पेमेंट मेथड के बारे में बच्चे, और आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया आपको सर? हाँ जी, पढ़ेंगे आप। बैलेंस शीट ऑफ हच लिमिटेड। सर बैलेंस शीट आप कंपनी का ऐसे थोड़ा ही बनता है। आपने ठीक बोला बच्चे, सेक्शन 129 नया फॉर्मेट दिया है, बट चिंता नहीं करो, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना। जनरली एग्जाम में भी क्या होता है, क्वेश्चन ओल्ड के फॉर्मेट में आएगा, सॉल्यूशन आपको नए फॉर्मेट में करना है। तो जब कंपनी का बैलेंस शीट बनाऊंगा तो नए में बनाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अभी, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ओल्ड में भी सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है कि बैलेंस शीट आपका हच लिमिटेड में, पढ़ो जरा। एसेट्स कहता है कि 21 लाख का है। इक्विटी शेयर कैपिटल कहता है ऑफ ₹10 ईच, 3,50,000। मेरे बच्चे जरा बताओ कि 3,50,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक शेयर कहता है कि 10 रुपीज का है। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स सर 35,000। सर क्यों पूछ रहे हो? ऐसे मन किया बच्चे, ऐसे मन किया। आपको पता है ना कि एक शेयर अगर 10 रुपीज का है तो 35,000 शेयर्स 10 रुपीज के हिसाब से 350 के हुए होंगे। फिर कहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, ये 550 का अमाउंट है। तो जरा बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? सर 55,000। ठीक है। जनरल रिजर्व कहता है कि 2 लाख का है और लायबिलिटी कहता है कि 10 लाख का अमाउंट। नीचे आइए, बिजनेस कहता है ऑफ हच लिमिटेड वाज एब्जॉर्ब बाय वोडाफोन लिमिटेड। जरा बताओ ओल्ड कंपनी कौन है? सर हच, लिखो हच के आगे में ओल्ड कंपनी, और वोडाफोन के आगे क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? न्यू कंपनी। ये हमेशा आदत डालो, इसका फायदा आगे आपको मिलेगा। कहता है पॉइंट वन में कि वोडाफोन लिमिटेड विल इशू 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच
एट 15 पर शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड इन हच लिमिटेड। ये क्या बता गया, ये क्या बता गया? मैं काम करता हूं, सॉल्यूशन में यहां कर रहा हूं ना बच्चे, तो सॉल्यूशन के लिए जहां पे जगह है हम ऊपर कुछ लिख रहे हैं, कहीं लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। फिर से पढ़ना, कहता है कि वोडाफोन लिमिटेड मतलब नई कंपनी विल इशू 3 इक्विटी शेयर्स। ये देखो नई कंपनी जो है बच्चे, यानी कि वोडाफोन 3 इक्विटी शेयर्स देने को तैयार है, 3 इक्विटी शेयर्स देने को तैयार है। कहता है कि ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का शेयर है, बट एट ₹15 पर शेयर। ऐसे तो शेयर 10 का है, बट मार्केट में उसकी वैल्यू कहता है कि 15 है फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड इन हच लिमिटेड। पर बच्चे ओल्ड कंपनी में, हच यानी कि ओल्ड कंपनी में अगर 2 शेयर्स हैं तो नई कंपनी में 3 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। फिर से पढ़ना, मुझे मजा आ रहा है, बार बार पढ़ने का मन कर रहा है, फिर से पढ़ो जरा। कहता है कि वोडाफोन लिमिटेड मतलब नई कंपनी विल इशू 3 इक्विटी शेयर्स, नई कंपनी 3 शेयर्स देने को तैयार है। ऐसे तो शेयर 10 का है, बट 15 रुपए के हिसाब से फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड इन हच लिमिटेड, ओल्ड में 2 के बदले में। पर बच्चे ये जो ओल्ड के 2 शेयर के बदले में नए में 3 शेयर्स दिए जाएंगे, इस रेशियो को इस चैप्टर में हम स्वैप रेशियो के नाम से जानते हैं। स्वैप रेशियो, ये एक नया वर्ड आपके पास आ रहा है बच्चे। स्वैप रेशियो का मतलब होता है ओल्ड कंपनी में कितने शेयर्स के बदले में नए में कितने शेयर्स दिए गए। एक खास बात आपने ध्यान से देखा होगा कि जब मैंने स्वैप रेशियो लिखा तो पहले किसका नाम लिखा? सर ओल्ड का। आप कसम खा लो, आप कसम खा लो, जब जब स्वैप रेशियो का नाम लिया जाएगा या आप नाम लेंगे तो मेरे बच्चे हमेशा पहले आप ओल्ड का नाम लिखेंगे, ओल्ड के बदले में नए में कितने। यानी कि ओल्ड में अगर 2 आपके पास इक्विटी शेयर्स है तो नए में 3 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड स्वैप रेशियो आपका, ठीक है ना, इक्विटी का। अच्छा जरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे मेरे बच्चे। कहता है वोडाफोन लिमिटेड विल इशू 5 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी प्रेफरेंस शेयर इज हच लिमिटेड। मेरे बच्चे एवरी यानी कि अगर ओल्ड में 1 प्रेफरेंस शेयर है, अगर ओल्ड में 1 प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो नई कंपनी इनको 5 प्रेफरेंस शेयर देने को तैयार है। ये स्वैप रेशियो आपका प्रेफरेंस वालों के लिए हो गया, है ना। 2 के बदले में 3 इक्विटी का हो गया, 1 के बदले में 5 प्रेफरेंस का आपका हो गया। ये स्वैप रेशियो आपका है। कहता है बताओ जरा परचेज कंसिडरेशन क्या निकल के आएगा, पीसी क्या निकल के आएगा। ठीक है बच्चों? सर हाँ सर, हाँ सर ये क्या है, अब ये समझ में आ जाएगा। लिखो पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे आप यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय, मेरे बच्चे इस पर कौन सा मेथड आपका है? सर नेट पेमेंट मेथड आपका, नेट पेमेंट मेथड। मेरे बच्चे नेट पेमेंट मेथड से हम पीसी यहाँ पे निकाल लें, क्या निकल के आएगा? देखो मैंने आपको फॉर्मेट वहां पे दिया था, आप लिखिए यहाँ पे 2। जरा बताओ ना 2 मतलब क्या जी? ओल्ड कंपनी। जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में ओल्ड कंपनी का नाम क्या है? सर हच लिमिटेड, हच लिमिटेड। फिर आप लिखेंगे इन मतलब नई कंपनी। क्या नाम है नई कंपनी का क्वेश्चन में? सर वोडाफोन लिमिटेड। ठीक बोला आपने। मैं यहां पे जो भी चीजें दी गई हैं उनका कैलकुलेशन करूंगा और उस कैलकुलेशन का मेरे बच्चे यहां पे अमाउंट निकाल के मैं पीसी को पता कर लूंगा। बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी। जरा बताओ ओल्ड कंपनी में पहला मालिक कौन है? सर इक्विटी शेयर। फर्स्ट जो ओनर है बच्चे दैट इज आपका इक्विटी शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर। मेरी बात सुनो। ओल्ड कंपनी में 2 मालिक है, एक तो इक्विटी, दूसरा आपका प्रेफरेंस। पहले मैं इक्विटी वालों की बात कर रहा हूं। जरा पॉइंट 1 पढ़ के बताओ कि मेरे बच्चे ओल्ड कंपनी के इक्विटी को नई कंपनी में क्या दिया गया है? सर इक्विटी शेयर। मैंने कहा था साफ साफ शब्दों में बताएगा क्या दिया गया है। वो कह रहा है बच्चे कि ओल्ड के इक्विटी को नई कंपनी में इक्विटी शेयर दिया गया। इक्विटी शेयर आपका कितना, मैं आपको बताता हूं। जरा एक बार बैलेंस शीट देखो और मुझे बैलेंस शीट देख के बताओ कि ओल्ड कंपनी में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। नंबर की बात कर रहा हूं। सर 3.5 लाख रुपए का अमाउंट है, एक शेयर 10 रुपीज का, यानी कि 35,000 शेयर्स थे बच्चे। आपने खुद बताया था। देखो मैं क्या करूंगा, ओल्ड कंपनी में शेयर्स कितने हैं जी? 35,000। ये हमने यहां पे लिख दिया, ये लिख दिया बच्चे। हमें पता करना है, सुनना मेरी बात, हमें पता करना है कि ओल्ड कंपनी में अगर 35,000 शेयर्स हैं
तो ओल्ड कंपनी के 35,000 शेयर्स के बदले में नई कंपनी में आपको कितने शेयर्स मिलेंगे वो हमें निकालना बच्चे। देखो मैं कैसे करूंगा, जरा बताओ ये जो 35,000 है ये शेयर्स किसके हैं, ओल्ड के हैं कि न्यू के हैं? सर ओल्ड के हैं। अच्छा बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, इक्विटी शेयर्स का। मैं इस रेशियो को लेकर चलूंगा बच्चे, इस रेशियो को, ये प्रेफरेंस का रेशियो है, इक्विटी का रेशियो आपका, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। जरा बताओ ये शेयर्स किसके हैं, सर ओल्ड कंपनी के। जरा यहां देख के बताइए कि ओल्ड का रेशियो क्या है, 2 या 3? ओल्ड का रेशियो क्या है, सर 2। तो मेरे बच्चे शेयर्स अगर ओल्ड कंपनी के हैं ना, तो ओल्ड के रेशियो से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जिसका शेयर उसी के रेशियो से डिवाइड करना है, और आपको जिस कंपनी में शेयर निकालना है सर नई कंपनी में, उसके रेशियो से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आ रही है? पर बच्चे मैं पता कर रहा हूं कि अगर ओल्ड कंपनी में 35,000 शेयर्स थे तो नई कंपनी में आपको कितने शेयर्स मिलेंगे। ये देखो हमने यहां लिख दिया आपका, ये आ गया 52,500 शेयर्स, आपका इतने शेयर्स दिए जाएंगे, इतने शेयर्स। अच्छा अब समझ में आया, इसका मतलब है कि ओल्ड हज कंपनी में अगर आपके पास 35,000 शेयर्स है तो वोडाफोन अपनी कंपनी के 52,500 शेयर्स आपको देने को तैयार है। और हां जरा पढ़ के बताओ फर्स्ट पॉइंट में कि नई कंपनी में एक शेयर की वैल्यू कितना बता रहा है, सर 15 रुपीज आपका, तो मल्टीप्लाई बाय 15। बताइए जरा अब यहां पे आपका अमाउंट कितना निकल के आ गया, अमाउंट बताइए। तो 52,500 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया जी आपका 15। मेरे बच्चे ये आ गया 7,87,500 का अमाउंट। मैं पीसी पता कर रहा हूं नेट पेमेंट मेथड से। मेरे बच्चे इस मेथड में कंपनी के मालिक को जितना भी पेमेंट किया गया उसको ऐड कर दो, वही पीसी निकल के आता है। तो मैंने क्या किया जी, ओल्ड के इक्विटी को नई कंपनी में इक्विटी दिया, कितना मैंने निकाल दिया, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है ना सर? हाँ अच्छा एक मिनट, जरा बैलेंस शीट देख के बताओ कि क्या कंपनी में सिर्फ एक ही मालिक है? नहीं सर, एक और भी है। कौन? प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब मैं हज कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स है मेरे बच्चे, उनको पता करता हूं कि नई कंपनी ने क्या दिया। पढ़ो ना पॉइंट नंबर 2, आपको अच्छा लगेगा। पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे। कहता है कि वोडाफोन लिमिटेड विल इशू 5 प्रेफरेंस शेयर्स। देखो ना, ओल्ड के प्रेफरेंस को नई कंपनी में भी प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा। मैंने कहा था आप चिंता नहीं करना, क्या दिया जाएगा क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में बताएगा आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बस आप निकालो कितना। तो जरा बैलेंस शीट देख के बताइए, बैलेंस शीट देख के बताइए कि हज कंपनी के बैलेंस शीट में नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं। नंबर कितने हैं सर? 55,000। लीजिए हमने लिख दिया 55,000। मुझे कोई बताएगा रेशियो ऊपर वाला के नीचे वाला? सर नीचे वाला। ऊपर तो इक्विटी वालों के साथ, अब हम नीचे वालों की बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ ये जो 55,000 है ये शेयर्स ओल्ड के हैं कि न्यू के हैं? सर ओल्ड के हैं। आप बताओ ओल्ड का रेशियो क्या है, 1 या 5? सर 1, जिसके बराबर हम उससे डिवाइड करेंगे। मेरे बच्चे जिस कंपनी में आपको शेयर निकालना है उस रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा मैथमेटिक्स आपका है। तो यहां पे 2,75,000 शेयर्स निकल के आया जो नई कंपनी को देना होगा। इसका मतलब हुआ कि ओल्ड कंपनी में जो 55,000 शेयर्स थे, इसके बदले में वोडाफोन ने अपनी कंपनी के 2,75,000 शेयर्स देने की बात कही है। और कहता है पॉइंट नंबर 2 में कि नई कंपनी में एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज आपका है। तो बच्चे 27,50,000 का अमाउंट निकल के आया जो इनको पे किया गया है। आप जानते हैं इसी दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा दैट विल बी अमाउंट ऑफ पीसी, क्योंकि नेट पेमेंट मेथड में कंपनी के मालिक को जो भी कुछ पे किया गया उसको ऐड कर दो, दैट विल बिकम इक्वल टू पीसी आपका। तो ठीक है, ये प्लस ये बताओ कितना हो गया, 27,50,000 ऐड किया तो बच्चे ये आ गया आपका 37,500 का अमाउंट आपका। लो पीसी निकल के आ गया। लो हमने पीसी निकाल दिया बच्चे, हमने आपके सेकेंड मेथड से भी पीसी निकाल दिया आपका। ये तो मुझे बहुत सिंपल लग रहा है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ ओल्ड कंपनी के जो मालिक है ना उनको जो भी कुछ पे किया गया ऐड कर दो, वही हमारा पीसी निकल के आ जाएगा। हाँ कुछ सीखने को अगर मिला तो एक नया वर्ड आपको क्या मिला जी, स्वैप रेशियो। मैं इसके बारे में डिटेल में भी आऊंगा, नोट भी लिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। बट आप ध्यान रखना, आप कसम खा लो जब जब स्वैप रेशियो का नाम लिया जाएगा तो हमेशा ओल्ड के बदले में न्यू को कितना मिला आपका, ओल्ड पहले नाम आएगा, न्यू आपका बाद में आएगा। ये हमेशा चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कहे आपको ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक।
ठीक है ना जी। सर हाँ हो गया, फिर हो गया बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? सर हाँ जी लिख लिया। अच्छा, मैं आपको आगे बढ़ाऊं उसके पहले छोटा सा आपको आगाह करना चाहता हूं। एक परेशानी से बच्चे जो आम तौर पे एग्जाम में आते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं, पता है वो क्या है? आपने मेरे साथ कसम खाया है, याद रखना, आपने कसम खाया, झूठ नहीं, कसम झूठा नहीं खाते, झूठा कसम खाने से कीड़े पड़ते बच्चे, अगला जन्म कीड़े मकोड़े का होता है। आप वो काम नहीं करना। आप कसम खाए हो कि क्या जी, ओल्ड कंपनी के ओनली सिर्फ शेयर होल्डर्स को नेट पेमेंट मेथड से जब भी पीसी निकालेंगे तो ओल्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ना बच्चे, इनको जो पेमेंट किया गया बस वही हमें लेना है, ओनली ओल्ड कंपनी के सिर्फ मालिक को। पता क्या होगा, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेगा, जबरदस्त गेम खेलेगा। पता वो क्या करेगा, जरा सुनना ध्यान से। वो क्वेश्चन कहेगा कि भैया ओल्ड कंपनी की इक्विटी को हमने इतना पेमेंट किया, वो कहेगा कि ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस को हमने इतना पेमेंट किया, और फिर कहेगा कि ओल्ड कंपनी के डिवेंचर को हमने इतना पेमेंट किया। जरा बताओ ना, क्या डिवेंचर कभी मालिक होते बच्चे कंपनी के? बोलो जरा, क्या डिवेंचर कंपनी के मालिक होते? नहीं सर नहीं, कंपनी के मालिक नहीं होते। तो फिर बच्चे डिवेंचर को जो पे किया गया है दैट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ पीसी। पीसी इज द अमाउंट विच ओनली पेड टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस। आपका कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो पे किया गया सिर्फ वही लेना, इसके सिवाय किसी को कुछ भी कह दे आपको यहां पर कंसीडर नहीं करना, सिर्फ ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं, चिल्लाया जा रहा हूं, बताओ ना। नहीं सर समझ में आ रहा, आप चिल्ला के गला खराब क्यों कर रहे हो? सर हमें समझ में आ रहा है, हमें आ रहा है सर समझ में। ठीक है, फिर आप कहो तो मैं इसको मिटा दूं। मिटा दो सर, सब समझ में आ गया। नेट एसेट्स मेथड, नेट पेमेंट आपने हमें समझाया, हमें अच्छा लगा। एक अच्छा वर्ड हमें मिल गया क्या जी, यहाँ पे स्वैप रेशियो का, बस स्वैप रेशियो का। हाँ बच्चे, और कुछ भी नहीं। और जब भी स्वैप रेशियो का नाम लिया जाएगा हमेशा पहले हम ओल्ड का नाम लिखेंगे फिर न्यू का। इस बात को दिमाग में बैठा लो, इसका बहुत फायदा मिलेगा, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ है जो पूछना आपने? नहीं सर कुछ नहीं पूछना सर, बस आगे बढ़ो। कुछ है भी तो आपने मना किया था कि अभी इफ और दिमाग में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो मैंने चैप्टर का काम खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं है। लो मैंने इसको मिटा दिया बच्चे, लो मैंने मिटा दिया। मुझे ना पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है सच्ची में, बहुत मैंने पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया आपको, इतना मेहनत किया। दो मेथड आपने सीख लिए, नेट एसेट्स में एसेट्स माइनस लायबिलिटी, पेमेंट यानी कि मालिक को कितना पेमेंट किया गया। अब छोड़ो इसको, आप बंद कर दो बुक। लो मैंने ये बुक को बंद कर दिया, लो मैंने बुक बंद कर दिया, आप ही बंद कर दो। सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुनो, सिर्फ 2 मिनट की बात कहता हूं, 2 मिनट मेरी बात सुनो। और अगर आप मेरी बात से एग्री हो जाओगे ना तो एक बार आप हाथ रेज कर देना बच्चे, वहीं से बैठे बैठे एक बार हाथ रेज करना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने हाथ रेज किया या नहीं किया, है ना। ये मत सोचो कि मैं आपको देख नहीं रहा, सब कुछ मुझे दिखता है, मैं अंतर्यामी हूं। मुझे शंकर भगवान ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं यहां पे खड़े खड़े दुनिया में जहां भी आप बैठे हो मैं आपको समझ सकता हूं कि आपने क्या किया, कैसे आप रिएक्शन दे रहे हो। अच्छा सर बताओ क्या पूछना है? आप बिल्कुल दिमाग शांत कीजिए पहले। देखो मैंने बिल्कुल व्हाइट बोर्ड शांत कर दिया है, साफ कर दिया है, दिमाग बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। ये लो दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। सर हाँ सुनो मैं क्या बता रहा हूं, लिखना बंद करेंगे। पर बच्चे अभी मैंने आपको बताया पीसी निकालने के 2 मेथड है, लिखना बंद करेंगे। पहला मेथड आपका था नेट एसेट्स मेथड, याद है आपको? सर हाँ जी। और मेरे बच्चे दूसरा मेथड आपका है नेट पेमेंट मेथड, ये भी याद है आपको? सर हाँ जी। क्या किया था हमने जरा बताओ? इसमें मान लो मैं हज कंपनी का, ध्यान सुनो मेरी बात को, अगर मैं हज कंपनी का पीसी निकाल रहा हूं तो मेरे बच्चे मैंने इसमें कहा था आपके जो एसेट्स है उनको लिया हमने मार्केट वैल्यू पे, मान लो आपका 26 लाख। आप चलो मैं आपके पीछे मिक्सअप ना कर दो दिमाग में, तो लो मैंने अलग से बना लिया 30 लाख रुपए, 30 लाख। फिर हमने कहा कि भैया आपकी जो लायबिलिटी है उनका पेबल वैल्यू मान लो आपका 10 लाख से हमने माइनस किया तो पीसी कितना निकल गया? 20 लाख रुपए। नेट एसेट्स मेथड से जो पीसी निकाला मेरे बच्चे, एक ऐसे दिमाग से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, आपको लिखना नहीं बस मेरी बात सुनना है। जब इस मेथड से हमने पीसी निकाला तो आपके जो एसेट्स हैं अगर 30 लाख के हैं, उनमें से लायबिलिटी अगर 10 लाख का है तो मैं बताओ कितना पे करूंगा? 20 लाख।
मानते हो इस बात को? सर हाँ। जरा मुझे ये बताओ कि अगर इस कंपनी का इस मेथड से पीसी 20 लाख रुपीज निकल के आता है, 20 लाख, तो बताओ जरा नेट पेमेंट मेथड से जो इस कंपनी की इक्विटी को और जो प्रेफरेंस को मैं पेमेंट करूंगा वो पेमेंट कितना होगा? सर 20 लाख, बिना किसी डाउट के। याद रखना, अगर मैं रियल लाइफ में आपको लेकर आ जाऊं, रियल लाइफ में, और हज कंपनी के मान लो आप बन गए अकाउंटेंट, आज हज कंपनी बिक गई, तो बच्चे इस कंपनी की अगर वैल्यू 20 लाख रुपीज लगाई गई है तो इनके मालिक को 20 लाख ही तो पे करूंगा। गलत बोल रहा हूं क्या? बोलो ना, गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं सर नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मैं आपके लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर ये बिल्डिंग आपकी 50 लाख रुपीज की है और मैंने आपसे बिल्डिंग ले लिया, इसमें 6 लाख रुपीज अगर लायबिलिटी वाले का है, मेरे बच्चे अगर मैंने बिल्डिंग आपका 50 लाख में लिया और इसमें 6 लाख का भी बैंक लोन है, तो जरा बताओ मैं आपको कितना पे करूंगा? 44 लाख। अगर इस मेथड से आपका पीसी 44 आ रहा तो मैं आपको पेमेंट कितना करूंगा? मैं आपको पैसे कितना दूंगा? सर 44 लाख। कॉमन सेंस है, ये नर्सरी क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि अगर आपकी वैल्यू 44 लगेगी तो आपका पेमेंट भी 44 ही होगा। सही बोल रहा हूं ना बच्चे? सर हाँ। अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर नेट एसेट से जो आपकी वैल्यू लगेगी, नेट एसेट से आपका मान लो 44 लाख, तो मेरे बच्चे आपको जो पेमेंट करूंगा ना, आपको यानी कंपनी के मालिक को, वो 44 लाख से पे करूंगा। सुनो मेरी बात, अगर आपकी वैल्यू 44 लाख रुपीज लगाई गई है तो जो मैं आपको पेमेंट करूंगा वो 44 लाख ही पे करूंगा। अगर दुनिया में विष्णु भगवान भी नीचे आ जाए तो भी यही काम होगा, यही काम होगा, यही काम होगा। जितनी आपकी वैल्यू उतना पेमेंट करूंगा। गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, ये चीज, ये बात है जो मैंने बताया ना बच्चे कि दोनों से सेम पीसी निकल के आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में, रियलिटी में बच्चे, बुक में नहीं होगा, एग्जाम में नहीं होगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बच्चे मैं प्रूफ भी करूंगा, क्योंकि ये जो बुक है ना बच्चे, ये बुकिश नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है, ये रियल लाइफ नहीं है। यहां सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। सुनना मेरी बात, यहां पे क्या बता रहा हूं, हम लोग रियल लाइफ की तैयारी नहीं कर रहे, हम अभी बुक्स के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो मेरी परेशानी क्या, मैं आपको बताऊं, मेरी परेशानी सुनना, और प्लीज अगर आपके पास उपाय है तो मुझे बताना। कहता है कि जब हम बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, बुक्स के क्वेश्चन को मेरे बच्चे, तो इस मेथड से जो पीसी आ रहा है और इससे जो पीसी आ रहा है वो दोनों डिफरेंट भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, और 90% क्वेश्चन में डिफरेंट ही आएगा। मैं आपको प्रूव करूंगा, 90 क्या, हम 100% में भी कह सकते हैं, दोनों में अलग आंसर निकल के आएगा, क्योंकि हम बुक को पढ़ रहे हैं ना कि रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। अपने माइंड को थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं बच्चे, और कुछ नहीं। लो अब मेरी परेशानी जरा मुझे बताओ, ये देखो जरा क्या, मान लो एग्जाम में, लिखना बंद करेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, कहता भैया पीसी निकालो, लेकिन पीसी निकालने का मेथड क्या होगा वो मेथड आपको नहीं बता रहा बच्चे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बोलता भैया पीसी निकालो, बट पीसी निकालने का मेथड ये या ये आपको नहीं बता रहा है। हमें क्वेश्चन के अंदर में नेट एसेट्स मेथड का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और मेरे बच्चे जो हमारा नेट पेमेंट मेथड है हमें इसका भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन में अगर मैं चाहूं तो इससे भी पीसी निकाल सकता हूं, इससे भी पीसी निकाल सकता हूं, दोनों का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मेरे बच्चे इससे जब पीसी निकाल रहा हूं तो जो अमाउंट निकल के आ रहा है और इससे जो निकल के आ रहा है वो अमाउंट जो आ रहा है दोनों डिफरेंट आ रहा है। मान लो मेरी परेशानी सुनना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बोलता पीसी निकालो, मेथड आपको नहीं बताता, हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो पीसी इससे भी निकाल सकता हूं, इससे भी निकाल सकता हूं, लेकिन इससे पीसी अलग आ रहा है, इससे अलग आ रहा है, लगभग सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा। अब जरा बताओ, क्या किसी एक क्वेश्चन में 2 पीसी हो सकते हैं बच्चे? क्या दोनों पीसी हो सकते हैं? नहीं सर, कोई एक ही पीसी होगा। सुनो मेरी बात, अगर मान लो कि आपके पास पीसी निकालना है तो 2 थोड़े पीसी होगा, किसी एक क्वेश्चन में एक ही पीसी होगा, किसी कंपनी की एक ही कीमत लग सकती है। तो मुझे जरा बताओ कि अगर दोनों से अलग अलग पीसी निकल के आ रहा है तो आप किससे पीसी निकालना पसंद करेंगे? मेरा सवाल समझ में, मैंने क्या बताया? मैं दोबारा पूछ देता हूं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, मान लो सच्ची में आ गया जी,
उस क्वेश्चन में कहता है कि पीसी निकालना है, लेकिन मेथड आपको नहीं बताता। आपको पता है 2 मेथड होते हैं। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो इससे भी पीसी निकाल सकता हूं, इससे भी निकाल सकता हूं, मतलब इसके भी इंफॉर्मेशन है, इसके भी इंफॉर्मेशन है, दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है। तो मैं कौन से पीसी पे विश्वास करूं, कौन से पीसी को निकालूं, कौन सा पीसी सही मानूं? जरा बताओ क्या करोगे, किससे निकालना पसंद करोगे, किससे निकालना? देखो आप में से कुछ कह रहे हैं सर ये ठीक लग रहा है, कुछ कहते हैं ये ठीक लगता है, बट आपके ठीक लगने से थोड़े चैप्टर चलेगा बच्चे। अरे ठीक लगने से थोड़े चैप्टर चलेगा। देखो इसके बारे में हमारा इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इसके बारे में इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इसको मिटा दूं मैं सर? हाँ जी, देखो इसके बारे में हमारा इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, मैं उस बात को आपको नोट में लिखाता हूं। लिखिए मेरे साथ, यहां पे नोट लिखेंगे आप, यहां पे नोट लिखेंगे, नोट लिखना। कहते हैं, लिखना यहां पे कि इफ मेथड, लिखेंगे इफ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, इफ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीसी is not given in question, is not given in question। बच्चे अगर क्वेश्चन में पीसी निकालने का मेथड ना बताए, कॉमा, देन फर्स्टली पीसी शुड बी calculated by net पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड। मेरे बच्चे कसम खा लो, आप कसम खा लो कि अगर क्वेश्चन में पीसी निकालने का आपको मेथड नहीं बताता कि पीसी किससे निकालना है, तो आप कसम खा लो कि पीसी निकालना आप किससे शुरुआत करोगे जी? नेट आपका पेमेंट मेथड से। देखो फर्स्टली कहीं लिखा था, करो आप अंडरलाइन। पहले हमारी कोशिश होगी कि हम पीसी क्या करेंगे जी? नेट पेमेंट मेथड से हम निकालेंगे आपका। करो अंडरलाइन, करो अंडरलाइन कि पीसी निकालना हम कहां से शुरू करेंगे? नेट पेमेंट मेथड से आपका। मतलब जी, मतलब क्या? मतलब मैं क्वेश्चन में ढूंढूंगा कि ओल्ड कंपनी के जो मालिक है ना, इक्विटी एंड प्रेफरेंस आपका, इनको कितना कितना पेमेंट किया गया वो बता दे। सुनना मेरी बात, ओल्ड कंपनी के जो मालिक है उनको कितना कितना पेमेंट किया गया वो बता दे। चलो अगर तुम नहीं बताते ये बात, तो कम से कम आप हमें क्या करो? स्वैप रेशियो बता दो, स्वैप रेशियो। अगर आप स्वैप रेशियो बता दोगे ना तो हम पीसी निकाल लेंगे। तो मेरे बच्चे मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन में पीसी निकालने का मेथड नहीं बताएगा, पीसी हमेशा आप पहले किससे निकालोगे? नेट पेमेंट मेथड से आपका, नेट पेमेंट मेथड से आपका। सुनना मेरी बात सर? हाँ, लेकिन सोचो ना, अगर एक क्वेश्चन आ गया जिसमें इक्विटी को कितना पेमेंट किया गया, प्रेफरेंस को कितना पेमेंट किया गया, आपको नहीं बताता, उस क्वेश्चन में आपको स्वैप रेशियो का भी कोई जिक्र नहीं है जी, तो हम भगवान थोड़े ही बच्चे। अगर आपने ना तो कितना कितना पेमेंट किया गया वो बताया आपने, नहीं आपने स्वैप रेशियो दिया, तब तो मैं पीसी नेट पेमेंट से निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि नेट पेमेंट से निकालने की इसकी रिक्वायरमेंट आपकी होती है। तो लिखो जरा फिर यहां पे फुल स्टॉप के बाद, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट नेट पेमेंट मेथड, if information about net payment method is not given in question, अगर क्वेश्चन में इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, कॉमा, then only net asset method should be followed। लीजिए मैंने बहुत बड़ी बात आपको बता दी मेरे बच्चे, खेल खेल में। ये वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम बच्चे परेशान होते पीसी निकालने के टाइम पे। तो आप परेशानी नहीं होना, आप कसम खा लो कि चाहे अब जितने सारे क्वेश्चन आ जाए, उन सारे क्वेश्चन में अगर पीसी निकालने का आप हमें मेथड नहीं बताओगे, तो मैं हमेशा पहले कोशिश करूंगा कि नेट पेमेंट मेथड को अप्लाई करूं। मतलब मालिक को कितना कितना पेमेंट किया गया उसको ऐड करके निकाल लूं। हाँ, अगर इसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो ही मेरे बच्चे नेट एसेट्स मेथड को मैं क्या करूंगा? फॉलो करूंगा। ये आज के बाद हम हमेशा इस बात को याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी सर, हाँ जी, आगे बढ़ो सर, कुछ करके भी दिखाओ ना क्वेश्चन, हमें मजा आएगा सर। कोई क्वेश्चन करके दिखाओ इसके बारे में, आप तब बात बनेगी। कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ दो सर, आओ जरा। मैं इस नोट के ऊपर में आपको अब लेकर चलता हूं बच्चे,
मैं थोड़ा सा एडवांस अपने आप को लेकर चल रहा हूं, आप जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। आप बुक का क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आइए जरा सॉल्यूशन करेंगे आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 का। इस नोट को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए मेरे साथ क्या बता रहा है, पढ़ेंगे आप। कहता है कि बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2013 बता रहा आपको जी। राम का बैलेंस शीट है बच्चे, फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। इधर कहता है कि शेयर कैपिटल है ऑफ ₹10 ईच 80,000, करंट लायबिलिटी है रिजर्व सरप्लस। एक मिनट, ये कहता है कि शेयर कैपिटल है, इसने ये नहीं बताया कि कौन से शेयर है, इक्विटी है कि प्रेफरेंस है। बताओ इसको क्या मानूं मैं, यहां पे बोलो क्या मानूं। सर इसको हमें इक्विटी मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें इक्विटी शेयर्स ना हो मेरे बच्चे, प्रेफरेंस शेयर्स ना हो, ऐसी लाखों कंपनी है, लाखों कंपनी है। तो याद रखना, कंपनी के मेन मालिक इक्विटी शेयर्स होते हैं, उनका होना कंपनी में जरूरी है। अगर क्वेश्चन आपको साफ साफ ना बताया कि कौन से शेयर्स, तो आप क्या मानेंगे, इक्विटी आपके हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 80,000 का है, करंट लायबिलिटी है और फिर रिजर्व सरप्लस आपका। नीचे पढ़ो क्या बता रहा है। राम लिमिटेड वॉज टेकन ओवर बाय ए लिमिटेड। एक मिनट, आप जरा बताओ ओल्ड कंपनी कौन है यहां पे। सर राम लिमिटेड लिखो ना, राम के ऊपर में ओल्ड कंपनी लिखेंगे बच्चे, ये आदत डालना आपने। और ए के ऊपर में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, न्यू कंपनी, ठीक है ना, न्यू कंपनी, नई कंपनी, यानी कि ए लिमिटेड है जिसने राम यानी कि ओल्ड कंपनी को टेक ओवर कर लिया। आगे पढ़ना, 1 मिनट, 1, 2, 3 पॉइंट छोड़ दो, मत पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो। लास्ट लाइन क्या बोलता रहा है, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, पीसी निकालना है। जरा मुझे बताओ कि क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको बताया किस मेथड से पीसी निकालना है? बोलो ना सच्ची में, क्या क्वेश्चन में कहीं पे लिखा कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है? नहीं सर, नहीं लिखा सर। तो मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन के अंदर में आपको पीसी निकालने का मेथड ना बताया तो आपको इस नोट को फॉलो करना होगा बच्चे। यानी कि आप पीसी किससे निकालना पसंद करेंगे? पहले नेट पेमेंट से। नेट पेमेंट यानी कि ढूंढो क्वेश्चन में कि कंपनी के मालिक को कितना पेमेंट किया गया। और मजे की बात यह है कि आप देखो इनके बैलेंस शीट में सिर्फ मालिक एक है बच्चे, इक्विटी, यहां कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो सिर्फ क्वेश्चन में इक्विटी को कितना पेमेंट किया गया अगर ये बता दिया जाए या फिर स्वैप रेशियो बता दिया जाए, मैं पीसी निकाल दूंगा। हाँ, अगर आप इसके बारे में नहीं बताओगे तो ही मजबूरी में आके मैं नेट एसेट्स को फॉलो करूंगा, ये हमारा नोट कहता है। आओ देखते हैं, अब पॉइंट 1, 2, 3 पढ़ के बिल्कुल स्लो चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार चेक करते हैं कि आखिर पीसी कौन से मेथड से निकलेगा। पहले पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स शुड बी टेकन ओवर एट 90,000। बिल्कुल स्लो हो जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। बताओ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 90,000 पे टेक ओवर की गई है। ये जो 90,000 में फिक्स्ड एसेट्स गया, ये कौन से मेथड में इंफॉर्मेशन यूज किया जाएगा? ये जो इंफॉर्मेशन है जरा बताओ, नेट पेमेंट का है कि नेट एसेट्स का है? सर ये नेट एसेट्स का है, नेट एसेट्स का। और आप भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि सर नेट पेमेंट मतलब स्वैप रेशियो बता दो। अगर स्वैप रेशियो बता दिया ना बच्चे, एक ही मालिक इक्विटी का, तो काम खत्म हो जाएगा, एक ही बार में पीसी निकल के आ जाएगा। हाँ, अगर वो नहीं बताएगा तब भी इस इंफॉर्मेशन को यूज करके नेट एसेट से मैं पीसी निकालूंगा। बात समझ आ रही है सर? हाँ जी। पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को टेक ओवर किया गया एट 110% एंड 90% रिस्पेक्टिवली। बताओ ना, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की वैल्यू बता रहा है, ये किस में यूज किया जाएगा? सर नेट एसेट्स में। और हम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? सर नेट पेमेंट के बारे में बता दो, मतलब मालिक को कितना पेमेंट किया गया, हम इससे निकाल देंगे। नहीं बताओगे तो फिर तो इसमें आना ही पड़ेगा। लो, पॉइंट नंबर 3 में भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली बच्चे। पॉइंट नंबर 3 में भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। सुनो क्या बता रहा है, 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, एक यहां पे कौन है? नई कंपनी। 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी वुड बी इशूड, मैं लिख रहा हूं यहां पे ओल्ड इज टू न्यू, कहीं पे भी अलग से लिख दो, यहां पे अलग से लिख दो। यहां पे नई कंपनी 3 इक्विटी शेयर्स देने को तैयार है फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड इन राम, यानी कि ओल्ड कंपनी। ओल्ड में अगर 2 शेयर्स है तो नई कंपनी 3 शेयर्स देने को तैयार है 12 के हिसाब से। लो, बात बन गई मेरे बच्चे। यहां तो स्वैप रेशियो आपको बता दिया, मालिक एक है इक्विटी,
तो इक्विटी को कितना कितना किस रेशियो में पेमेंट किया जाएगा क्वेश्चन बता दिया। सिर्फ इतना बताओ आप मुझे, बाकी मैं खुद कर लूंगा, कि इस क्वेश्चन में आपके मुताबिक पीसी कौन से मेथड से निकलना चाहिए। बोलो ना कौन से मेथड से। सर इसमें पीसी निकल के आएगा आपका नेट पेमेंट से, क्योंकि स्वैप रेशियो बता दिया। फिर क्या रुकना, शुरू करो आप मेरे साथ सॉल्यूशन करना। लिखिए यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ पीसी बाय नेट पेमेंट मेथड। मेरे बच्चे अभी जो 1 और 2 क्वेश्चन किया था, हमने वहां पे आपको सिलेक्ट नहीं बोला करने के लिए, वहां पे मैंने आपको दोनों मेथड समझाया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड हमें क्या करना होगा, खुद समझना होगा किससे पीसी निकाला जाएगा। बताएं, 2 रिप्रेजेंट्स ओल्ड कंपनी। इस क्वेश्चन में कौन ओल्ड कंपनी है? सर राम लिमिटेड। लिखो यहां पे राम। इन जरा बताओ क्या नाम है नई कंपनी का? सर ए लिमिटेड। यहां लिखिए ए लिमिटेड। आप यहां करेंगे कैलकुलेशन, और मेरे बच्चे इसी कैलकुलेशन का अमाउंट यहां पर निकालकर हम पीसी कह देंगे। बताओ ना बैलेंस शीट देख के कि ओल्ड कंपनी यानी कि राम का कौन मालिक है? सर इक्विटी शेयर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पढ़ के बताओ नई कंपनी में इनको क्या मिल रहा है? तो कहता है सर 3 इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। अच्छा, ओल्ड की इक्विटी को नई कंपनी में क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर्स। मैंने कहा था आपको चिंता नहीं करना, क्या दिया जाएगा क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में बताएगा। अच्छा कितने, आओ चेक करते हैं। जल्दी से बैलेंस शीट देख के बताओ, जल्दी से बैलेंस शीट देख के बताओ कि ओल्ड कंपनी के बैलेंस शीट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। नंबर बताओ, नंबर बताना। सर 8000 नंबर पूछा था हमने, नंबर अमाउंट नहीं, 8000। ठीक है, जरा बताओ इस 8000 को किससे डिवाइड करूंगा मैं? सर 2 से। अच्छा बताओ मल्टीप्लाई किससे करूंगा? सर 3 से। तो जरा बताइए कितने शेयर्स आ गए? 12,000 शेयर्स। 12,000 मेरे बच्चे। नई कंपनी ओल्ड कंपनी के 8,000 शेयर्स के बदले में अपनी कंपनी के 12,000 शेयर्स देने को तैयार है। और हाँ जरा पढ़ के बताओ कि नई कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितना बता रहा है? पॉइंट नंबर 3 में सर 12 रुपीज आपका। तो मल्टीप्लाई करो 1,44,000 मेरे बच्चे, यही आपका पीसी निकल के आ गया। पीसी बिकम्स इक्वल टू हाउ मच आपका? 144। लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म हो गया मेरे बच्चे। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन आपका है। अरे आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4-4 नंबर में हमेशा पूछ देता है। और बच्चे क्या करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। हाँ तो आप थोड़े छोड़ोगे बोलना कि पीसी निकल गया कितना जी? 44,000। हमने इस नोट को सिर्फ फॉलो किया और हमेशा फॉलो करेंगे। पीसी निकालना जब मेथड ना बताए तो नेट पेमेंट से शुरुआत करूंगा, यानी कि मालिक को कितना पेमेंट किया गया वो बताए या फिर स्वैप रेशियो बताए। अगर ना बताए तो नेट इफेक्ट्स को फॉलो करूंगा। आई बात समझ में? सर हाँ जी। अच्छा मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, मेरा आंसर हो चुका है, आंसर हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ आपको प्रूफ करने का मन कर रहा है। सच्ची बता रहा हूं कसम से, मैं जो अब काम करने वाला हूं ना, सिर्फ आपके लिए करने वाला हूं, सिर्फ आपके लिए। सर क्या प्रूफ करना चाहते हो बताओ ना, हम भी देखें जरा। मैं आपको यह प्रूफ करना चाहता हूं कि अगर मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करूं नेट एसेट्स मेथड से, तो देखता हूं कि क्या जो पीसी आया है ये और ये क्या सेम है कि अलग निकल के आ रहा है। मैं चेक करता हूं कि क्या पीसी हमारा सेम निकल के आ रहा है कि अलग निकल के आ रहा है। आइए धैर्य से मेरी बातें सुनेंगे, क्या निकल के आता है। आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि देखो ये बातें सिर्फ समझाने के लिए, आंसर मेरा हो चुका है, हमें 4 मार्क्स मिल चुके हैं। देखो क्या बता रहा है। पॉइंट नंबर 1, फिक्स एसेट्स कितने में टेक ओवर हुआ? 90 में। आपको पता ना नेट एसेट्स में क्या बोलते हैं जी? हम लेते हैं एसेट्स एट मार्केट वैल्यू। तो मेरे बच्चे एक तो इनका जो फिक्स एसेट्स है कहता है कि वो टेक ओवर किया गया कितने में जी? 90,000 पे। लिख दिया हमने यहाँ पे। सर हम भी लिखे नहीं बच्चे, आंसर आपका हो चुका, मुझे कुछ प्रूफ करना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दोनों मेथड से अलग अलग आंसर भी आ सकता है, जो मैंने आपको बोला था। आई जरा, और फिर क्या बता रहा जी कि देखो बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स हैं, पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि उनको टेक ओवर किया गया 110%। तो करंट एसेट्स बैलेंस शीट में 90,000 पे थे। जरा बताओ 110 कितना हो जाएगा? ये हो गया सर 99,000, यानी कि ये आ गया कितना जी? 189 आपका। माइनस कीजिए इसमें से लायबिलिटी एट पेबल, आपका लायबिलिटी एट पेबल। जरा बताओ कौन कौन सी लायबिलिटी है यहाँ पे? सर करंट लायबिलिटी है। आप बताओ करंट लायबिलिटी को कितना पेमेंट करना है? तो बैलेंस शीट में तो 40,000 है सर, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि इनको टेक ओवर किया गया एट 90%। पेबल वैल्यू आपका, पेबल कितना हो जाएगा? 40 का 90% 36,000। तो बताओ पीसी कितना आ गया? 153। अरे ये क्या,
देखो मैंने आपको सारी बातें प्रूफ कर दी। इससे जो पीसी निकल के आ रहा है और इससे जो पीसी निकल के आ रहा है, दोनों डिफरेंट निकल के आ रहे हैं। नेट एसेट से जो पीसी आ रहा है और नेट पेमेंट से बोथ आर डिफरेंट बच्चे, दोनों अलग अलग निकल के आ रहे हैं। सुन मेरी बात ध्यान से, अगर एग्जाम में आपने पीसी इस मेथड से निकाल दिया, अगर पीसी इससे निकाल दिया, तो मार्क्स आपको 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि आपको इस गाइडलाइंस, इस नोट को फॉलो करना। आपका इंस्टीट्यूट इसके बारे में बात करता है। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट, वो कहता है यार मैं एक ही क्वेश्चन में 4 नंबर यहां और 4 नंबर यहां, मैं तो 4 के बदले में 8 नंबर लेकर आऊंगा, वो इससे भी पीसी निकाल लेता है, इससे भी पीसी निकाल लेता है। बताओ उसको मार्क्स कितने मिलेंगे? 0 मिलेंगे, 0 मिलेंगे मेरे बच्चे। क्योंकि दोनों से निकालने का मतलब है कि आप इस नोटिफिकेशन को नहीं जानते हैं, और जो इसको नहीं जानता वो AS14 को नहीं जानता, और जो AS14 को नहीं जानता उसको मार्क्स कैसे मिल सकते हैं बच्चे? तो अगर आप एग्जाम में दोनों से निकाल दोगे तो भी मार्क्स 0 हो जाएगा। यानी कि आपने क्या करना है कि आप इसके मुताबिक इसी तरीके से पीसी निकालेंगे, इसी तरीके से पीसी निकालेंगे। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में पेमेंट आपको ना बताता तब मैं इस तरीके से पीसी निकालता, क्योंकि ये बुकिश नॉलेज है, आंसर डिफर कर सकता है। देखो करके भी दिखाया, एग्जाम का क्वेश्चन आपका है, इसलिए आप मुझ पे ये नहीं कहना कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है, और बुक में तो सारी बातें जो है ना, ये तो पढ़ के फेंकने वाली चीजें है। बस आपको पता हो जाए कि एमलगमेशन क्या होता है, पीसी क्या होता है, और इसका कोई यूज थोड़ा ही है। ऐसा थोड़े है कि आप किसी कंपनी में जाओगे काम करने के लिए, फर्स्ट डे गए काम करने के लिए, टाई कोट पहन के गए और जाते ही कंपनी बंद हो गई। जब कंपनी बंद हो गई तो आप वहां पे टाई कोट, बेचारे पहले दिन गए थे, कंपनी बंद हो गई तो आपको बोला कि हाँ भैया कंपनी बंद होगी, बंद करो मुझे। ऐसा थोड़ा ही होने वाला है। ऐसा चाहते हो क्या आप कि जिस जिस कंपनी में गए सारी कंपनी बंद होनी शुरू हो गई? कितना अच्छा मौका मिलेगा। जिस कंपनी में गए कंपनी बंद हो गई, आपने उसको क्लोज करना शुरू किया, अकाउंटिंग सीखा, पीसी निकाला, कितना मजा आपको आएगा? आएगा ना बच्चे? सर कैसी बात कहते हो, ये तो सर गंदा लग रहा है सुनने में कि जिस कंपनी में जाए बंद हो जाए। तो हाँ बच्चे, वही कह रहा हूं, रियल लाइफ और आपका बुकिश नॉलेज अलग है। यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया जा रही, चीजें होती क्या है। भगवान ना करे ऐसा हो कि आप जिस कंपनी में जाए वो कंपनी बंद हो जाए, तो फिर हम खाएंगे क्या? और जरा इमेजिन करो ना, सारी दुनिया की कंपनी में आप गए और सारी कंपनी बंद हो गई, सबका पीसी तो निकाल दिया, इस चैप्टर में आपने जो सीखा था वो यूज भी कर लिया, लेकिन भूखे मरेंगे सबके सब। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, देखो मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ भी अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, खामखा मैंने आपका इतना समय बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं पढ़ाया बच्चे, सिर्फ आपको इतना बताया। देखो 3 बातें हैं, एक है एमलगमेशन, एक है आपका एब्जॉर्प्शन, एक है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तीनों का मतलब मैंने बताया जी क्या होता है। हमने कहा कि पीसी निकालने के 2 मेथड होते हैं, नेट एसेट्स, नेट पेमेंट। जिससे क्वेश्चन बोलेगा आप उससे पीसी निकालना, ना बोले तो क्या करना जी, नेट पेमेंट से निकालना। हाँ, इसका इंफॉर्मेशन ना हो तो नेट एसेट्स को फॉलो करना। यही कहा ना बच्चे मैंने। और एक अच्छा वर्ड आपको क्या दिया मैंने, स्वैप रेशियो। जब जब स्वैप रेशियो का नाम लिया जाएगा, पहले ओल्ड का नाम लेंगे फिर बाद में न्यू का, क्यों मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, याद रखनी है। सर एक क्वेश्चन और अच्छा कराओ ना सर, अच्छा कराओ ना, आप तो बहुत धीमे धीमे क्वेश्चन करा रहे हो। अरे धीमा क्वेश्चन नहीं है, इसमें ही तो हाहाकार मच गया। यही बातों बच्चों को समझ में नहीं आता। आओ जरा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था बहुत पहले, वो करके दिखाता हूं और देखता हूं कि क्वेश्चन हमसे बनता है कि नहीं बनता। हमसे मतलब आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आएंगे, 6 नंबर। आप जरा क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो और 6 पढ़ के सिर्फ मुझे इतना बताओ कि आपके मुताबिक इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा। सॉल्यूशन करने की बात छोड़ो, मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, लेकिन सिर्फ ये बताओ कि आपके मुताबिक यहां पे कौन सा मेथड लगेगा। आओ पढ़ता हूं आपके साथ साथ, देखता हूं क्या बोलता है। पढ़िए मेरे साथ। एक्स लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 इज एज फॉलो। मेरे बच्चे, फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है, यहां कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है, करंट लायबिलिटी, एक ही मालिक इक्विटी आपका। नीचे कहता है राम लिमिटेड टुक ओवर एक्स लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। बताइए ओल्ड कंपनी कौन है? सर एक्स, लिखो एक्स के ऊपर में ओल्ड। नई कंपनी कौन है? सर राम, लिखो राम के ऊपर में न्यू कंपनी। ये आदत डालो, इसका फायदा मैं आगे बताऊंगा। आपको पहले दिमाग में बैठ जाए कि ओल्ड कंपनी कौन है, नई कंपनी कौन है। 1 2 3 4 पॉइंट छोड़ दो, आप सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ो। बोलता है कि पीसी निकालो,
बोलो ना, क्या इस क्वेश्चन में भी मेथड बताया आपको? नहीं बताया सर। ना बताया तो हम क्या करेंगे, नोट को फॉलो करेंगे। पूरी कोशिश करूंगा कि नेट पेमेंट मेथड को अप्लाई करूं। मेरे बच्चे यहां पे एक ही मालिक है, इक्विटी, जैसे पिछला क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन में इक्विटी को कितना पेमेंट किया गया अमाउंट बता दे या फिर स्वैप रेशियो बता दे तो मैं पीसी निकालूंगा नेट पेमेंट से। अगर ये बात नहीं करेगा तो ही मैं नेट एसेट्स को फॉलो करूंगा। ये बात आप जानते हैं। आइए जरा देखते हैं, स्लो चलेंगे, बहुत स्लोली, कोई जल्दबाजी नहीं है, खूब सारा समय हमारे पास पड़ा हुआ है। पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या बता रहा है, कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स वेर रीवैल्यूड एट 20% अबव द बुक वैल्यू। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 20% ज्यादा है जी। ये कौन से मेथड का इंफॉर्मेशन है सर? नेट एसेट्स का। ठीक है, और हम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? पहले पेमेंट की बात कर लो, यानी कि स्वैप रेशियो कम से कम बता दो। देखते हैं जी क्या होता है। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट कहता है कि टेक ओवर किया गया है बुक वैल्यू पे, ये भी ठीक है, ये भी आपका नेट एसेट्स में जाता है। नेट करंट एसेट्स को टेक ओवर किया गया 80,000 पे, और कहता है फोर्थ में लोन, मतलब जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज करेगी नई कंपनी, वो तो करना ही करना है। लायबिलिटी ओल्ड के जो है वो नई कंपनी डिस्चार्ज करती है, कोई नई बात नहीं है। बोलता है पीसी निकालो। मेरे बच्चे आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कहीं पर भी क्वेश्चन ने इक्विटी को कितना पेमेंट किया गया आपको नहीं बताया, और नहीं क्वेश्चन ने कहीं पे आपको स्वैप रेशियो दिया है। मतलब इस क्वेश्चन में आप नेट पेमेंट मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा जी, यहां पे मजबूरी में आके मेरे बच्चे नेट एसेट्स मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। नेट एसेट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। लिखिए जल्दी से, कंप्यूटेशन ऑफ पीसी बाय नेट एसेट्स मेथड। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। जब भी आता है बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार हमसे नहीं होगा, मार्क्स किसी और को दे देना, हम थोड़े करेंगे, और भी तो लोग हैं मार्क्स लेने वाले, और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। ऐसी नौबत आपके साथ नहीं आएगी, आपको विश्वास दिलाता हूं। लिखिए यहां पे, एक तो दिया जाएगा जी एसेट्स एट मार्केट वैल्यू। ओल्ड कंपनी के जिन एसेट्स को हमने टेक ओवर किया है उसकी मार्केट वैल्यू। स्टार्ट करो आप, बताओ जरा। बैलेंस शीट में फर्स्ट नाम क्या है सर? फिक्स्ड एसेट्स। बताओ ना, जो फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में आपका 1 लाख का है, उसका मार्केट वैल्यू कितना बता रहा है सर? 1,20,000। 120 आपका 20% अबव। ठीक है, चेक करो। इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में आपका 80,000 का है, पर बच्चे उसकी नीचे वैल्यू कितना बता रहा है सर? पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया गया बुक वैल्यू पे, यानी कि 80,000। ना बोलता तो भी मैं क्या मानता, बुक वैल्यू ही। मेरे बच्चे पॉइंट नंबर 3 ध्यान सुनना, कहता है कि नेट करंट एसेट्स। ओहो, एक मिनट, नेट करंट एसेट्स, वो करंट एसेट्स नहीं कह रहा है, नेट करंट एसेट्स। याद करो बचपन की बातें, जब आप छोटे छोटे बच्चे हुए करते थे तो आपके छोटे छोटे सर ने बताया था कि नेट करंट एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मेरे बच्चे वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम होता है नेट करंट एसेट्स। सुनने मेरी बात, शब्दों पर गौर करेंगे। नेट करंट एसेट्स जरा बताइए बैलेंस शीट देखकर कि इस कंपनी का करंट एसेट्स बैलेंस शीट में कितना है सर? 1,20,000। पर बच्चे करंट एसेट्स आपका 120 का है, जरा बताओ करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में कितने का है? 50 का है। तो बताओ 120 माइनस 50 कितना हुआ? नेट कितना हो गया? 70। अब 70,000 का जो आपका नेट करंट एसेट्स है, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि उनको टेक ओवर किया गया 80,000 पे। 70,000 जो था बच्चे उसको 80 पे टेक ओवर किया गया। बताओ यहां 70 आएगा कि 80 आएगा सर? मार्केट वैल्यू यानी कि 80,000 आएगा। 80,000 बिल्कुल सही बोला बच्चे आपने, मार्केट वैल्यू लेना ना, मार्केट वैल्यू ये हो गया आपका। अब जरा बताओ ये टोटल कितना हो गया सर? 2,80,000, 280। अब इसमें माइनस कीजिए लायबिलिटीज एट पेबल वैल्यू। लायबिलिटी आप माइनस करेंगे एट पेबल वैल्यू। जरा देख के बताओ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट देख के बताओ कि कौन कौन सी लायबिलिटी है, बताइए बैलेंस शीट में। सर एक तो डिवेंचर है, एक करंट लायबिलिटी है। मेरे बच्चे करंट लायबिलिटी ऑलरेडी यहां पे माइनस हो चुका है, दोबारा नहीं आएगा। सिर्फ एक नाम मुझे दिख रहा है जी 9% डिवेंचर, मुझे एक नाम दिख रहा है मेरे बच्चे 9% डिवेंचर। बताओ बैलेंस शीट में कितना है सर? 1 लाख। पॉइंट 4 में कहता है कि लोन जो है मतलब लायबिलिटी, वो नई कंपनी डिस्चार्ज करेगी, पे करेगी, वो तो करना ही करना है, लेकिन कितना पे करेगी नहीं बता रहा है, यानी कि बुक वैल्यू
यानी कि डिवेंचर को टेक ओवर किया गया है 1 लाख रुपीज पे आपका। लीजिए निकल गया मेरे बच्चे, पीसी कितना आ गया 1,80,000 हो गया, पीसी निकल गया हमारा। पीसी जो आ गया बच्चे कितना हो गया जी 180 का अमाउंट। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर में, एक छोटा सा गाइडलाइंस है जिसको हमें फॉलो करना था, बात तो यहाँ पे खत्म हो गई। कुछ दिक्कत है इसके अंदर में? नहीं सर, नहीं सर, और आगे बढ़ो ना सर, बहुत मजा आ रहा है, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। तो आओ जरा, एक हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था और मेरे बच्चे बहुत रेयर केस में बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। मतलब मैक्सिमम बच्चों ने क्या क्या उल्टे सीधे काम किए थे। मैं इसको हटा दूं सर? हाँ, आओ देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन जो अभी कराने वाला हूं वो क्वेश्चन क्या आप कर पाते हैं। मैं पहले बता दूं, सुन लो मेरी बात, आप मुझे दोष नहीं देना। जो क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं बच्चे, उसमें एक ऐसा पॉइंट है जो अभी तक मैंने आपको समझाया नहीं है। नहीं समझाया, सच्ची बता रहा हूं, कसम से नहीं समझाया। लेकिन उस पॉइंट को समझाने के लिए मेरे बुक में आगे में कम से कम 5-6 क्वेश्चन हैं जहां मैं आपको समझाऊंगा। एक बार देखता हूं आपके लिए, एक बार देखता हूं कि अगर बिना समझाए वो पॉइंट अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्या आप वहां पे प्रॉपर तरीके से आप उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। एक बार चेक करता हूं, अगर ना समझ में आए तो परेशान नहीं होना, मैं हूं आपके लिए, मैं हूं। जब क्वेश्चन मेरा खत्म होगा तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, आप चिंता नहीं करना। नहीं समझ में आई ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ तो मैं हूं, आप मुझे एक बार फोन कर देना, मैं खड़ा हूं आपके लिए, मैं सारी बातें समझाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। आइए जरा देखते हैं, मैं शॉर्ट में दोबारा बोलूं मैं क्या बोलने वाला था। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी बातें जो आगे मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे 5-6 क्वेश्चन बुक में आएंगे, लेकिन बिना उनको समझाए बगैर देखता हूं कि क्या आप इस पॉइंट को समझ पाते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम बच्चों ने गलतियां की थी, आप भी कर रहे हो या फिर आप नहीं कर रहे हो, जरा चेक करना। सेल्फ चेकिंग आपको दिखाता हूं मैं। पढ़िए 4th क्वेश्चन, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है। मैं कहीं कोई वर्ड चेंज नहीं कर रहा, एक भी वर्ड मैंने चेंज नहीं किया। पढ़ो जरा क्या बता रहा है। कहता है 4th में, इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 शेयर से ऑफ ₹10 ईच 9 लाख का अमाउंट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहता है 50,000 शेयर से ऑफ ₹10 ईच 8 पेड अप। मेरे बच्चे इसका मतलब हुआ कि शेयर ऐसे तो 10 रुपीज का है, बट पब्लिक से अभी तक हमने 8 रुपीज ही रिसीव किया है, तो 50,000 8 बिकम्स इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। दिस कंपनी वाज टेकन ओवर बाय राम लिमिटेड। इस कंपनी को राम ने टेक ओवर किया। जरा बताओ राम ओल्ड है कि न्यू है? सर न्यू कंपनी है, सर न्यू कंपनी है, सर न्यू कंपनी है। तो लिखो ना यहाँ पर न्यू कंपनी, आपने टेक ओवर किया ना। कहता पॉइंट 1 में 3 इक्विटी शेयर्स वुड बी इशूड फॉर एवरी 7 इक्विटी शेयर्स हेल्ड एट द रेट ऑफ 15। मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चे, मैं लिख रहा हूं, मुझे स्वैप रेशियो दिख रहा है। तो ये लीजिए ओल्ड इज टू न्यू, कहीं भी लिख लो आप, ऊपर नीचे कहीं भी, आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ो ना क्या बता रहा है। कहता है कि 3 इक्विटी शेयर्स वुड बी इशूड, नई कंपनी 3 शेयर्स देने को तैयार है फॉर एवरी 7 इक्विटी शेयर्स इन ओल्ड कंपनी। ओल्ड में 7 के बदले में, अच्छा ओल्ड में 7 के बदले में इक्विटी कितने, नए में कितना मिलेगा 3 शेयर्स, ठीक है। ये रेशियो स्वैप रेशियो हो गया ना बच्चे। सर हाँ, किसके लिए? इक्विटी वालों के लिए। तो इक्विटी को स्वैप रेशियो क्या हो गया 7:3। आगे पढ़ना, आगे पढ़ना, और क्या है आगे पढ़ना। पॉइंट नंबर 2 में क्या बता रहा है। कहता है कि ₹5 पर शेयर बी गिवन इन कैश टू इक्विटी शेयर होल्डर। मेरे बच्चे एक तो इक्विटी को इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, और पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि इक्विटी वालों को 5-5 रुपए कैश भी बांटे जाएंगे, कैश भी दिए जाएंगे। याद रखना ये कोई नई बात नहीं है। जरा जल्दी से निकालो वो जो फॉर्मेट मैंने लिखाया था स्टार्टिंग में नेट पेमेंट मेथड का, जल्दी से निकालिए, फटाफट पीछे देखिए, फटाफट पीछे देखिए। मेरे पास है नहीं, अदरवाइज मैं भी दिखाता बच्चे। आप फटाफट निकालो, जहां पे नोट नंबर बी लिखा था हमने, नेट पेमेंट मेथड का जो फॉर्मेट मैंने दिया था, वहां देखो 2 में इक्विटी प्रेफरेंस आपका है ओल्ड कंपनी के, और नई कंपनी में कुछ भी दे सकते हैं, उसमें कैश भी आपका था। अरे देख रहे हो कि मुझे देख रहे हो? आप देखो अपने नोट को, वहां लिखा था आपने कि कैश भी था, कुछ भी दे सकते हो मैंने कहा था मेरे बच्चे। और यह भी कहा था जो भी कुछ दिया जाएगा साफ साफ शब्दों में क्वेश्चन बताएगा। यहां कह रहा है कि इक्विटी वालों को हम 5-5 रुपए कैश भी बांटेंगे, दे देंगे जी, दे देंगे, क्या जाता है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ना कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं टू गेट 7 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, प्रेफरेंस वालों को कहता है कि नई कंपनी में 7 शेयर्स मिलेंगे
15 के हिसाब से फॉर एवरी 5 प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड। मेरे बच्चे 5 के बदले में 7 शेयर्स, ये हमें क्या दे दिया यहाँ पे जी, स्वैप रेशियो दे दिया आपको यहाँ पे कि कैसे कैसे पेमेंट किया जाएगा। जल्दी से बताओ, कहता है कि पीसी निकालना है, कौन से मेथड से आप पीसी निकालेंगे? बोलिए कौन से मेथड से पीसी निकालेंगे? सर यहाँ तो पूछना ही नहीं है, अगर मालिक को यानी कि शेयर होल्डर को किस रेशियो में पेमेंट किया जाएगा बता दिया, तो जब स्वैप रेशियो बता देगा सर तो हम क्या करेंगे, नेट पेमेंट मेथड को यूज करेंगे। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर नहीं, नेट पेमेंट को यूज करेंगे आपका। लिखिए यहाँ पे फटाफट, कंप्यूटेशन ऑफ, एग्जाम का क्वेश्चन है, कंप्यूटेशन ऑफ पीसी बाय नेट पेमेंट मेथड। देखता हूं कि जो बच्चे परेशान हुए थे वहां पे आपका क्या होता है। स्टार्ट करेंगे आप यहाँ पे, लिखिए 2। क्या ओल्ड का नाम बता रहा है? नहीं सर, तो लिख दो ओल्ड का ब्रैकेट में, ओल्ड कंपनी। इन क्या नाम है नई कंपनी का? सर राम लिमिटेड। हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे कौन सी चीजें कितनी कितनी दी गई हैं और मेरे बच्चे उसी का अमाउंट निकाल के हम यहाँ पे पीसी कह देंगे। बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी, आगे बढ़ो सर। देखो ना क्या बता रहा है, आप जरा 4th का फर्स्ट लाइन पढ़ो, बताओ ओल्ड कंपनी में मालिक का क्या नाम है? सर इक्विटी शेयर। ठीक है, पहला मालिक कौन? इक्विटी आपका। जरा फर्स्ट पॉइंट पढ़ के बताओ, फर्स्ट पॉइंट में ओल्ड के इक्विटी शेयर्स को नई कंपनी में क्या मिल रहा है? सर इक्विटी शेयर। कितना हम निकालते हैं? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ के ओल्ड कंपनी में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? सर 90,000। लिखो यहां पे 90,000। ओल्ड कंपनी में इक्विटी कितने हैं जी? 90,000। मुझे बताओ ये जो ओल्ड कंपनी में 90,000 इक्विटी शेयर्स हैं, मुझे निकालना नई कंपनी में कितने शेयर्स दिए जाएंगे। तो 90 को बताओ किससे डिवाइड किया जाएगा? सर 7 से। ओल्ड का शेयर्स तो ओल्ड का रेशियो से डिवाइड करेंगे। हमें निकालना किसमें? नई कंपनी में, यानी कि 3 सम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना बच्चे? ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। बताओ कितना निकल के आ गया? 90,000 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। मेरे बच्चे ये आ गया 38,571.4283। ओहो, ये क्या 4285 आ रहा, सॉरी 4285, ये इतना लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। ये क्या बच्चे? ये तो फ्रैक्शन में आ गया। ये पहला ऐसा क्वेश्चन आज हमारे पास आ रहा है जिसमें हमने क्या देखा कि जब स्वैप रेशियो में हमने काम किया तो बच्चे फ्रैक्शन में आ गया। अब मैं क्या करूं? जरा बताओ कि फ्रैक्शन में शेयर्स इश्यू नहीं होते, आपको ये बात पता होगा। शेयर 1 होता, 2, 3, 4, 5 होता बच्चे, 0.42 शेयर्स नहीं होते। तो मुझे ये बताइए कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए और मान लो मैंने ये बात आपको नहीं समझाई अभी तक, तो आप इसका क्या करोगे? क्या एग्जाम में 38571 कर दोगे राउंडिंग अप में, या 38572 कर दोगे राउंडिंग अप में? बताओ क्या करोगे? 38571 कर दोगे, इसको हटा दोगे राउंडिंग अप में, या फिर 38572 कर दोगे और इसको हटा दोगे राउंडिंग अप में? क्या करोगे? देखो, आप में से दोनों में से कोई भी जवाब आपने दिया होगा बच्चे, दोनों गलत है। फिर दोनों गलत है। मेरी बात ध्यान सुनना, राउंडिंग अप करना अलाउड नहीं है, राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे। फिर सर क्या करेंगे? फिर आपको ध्यान देना, करना क्या है कि एक्चुअली जो एग्जैक्ट नंबर है ना बच्चे, ये नंबर, इतना तो पेमेंट आपको शेयर्स में करना पड़ेगा, शेयर्स में, और जो फ्रैक्शन आएगा ना वो पेमेंट आपको कैश में करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, मार्क्स 0 हो जाएंगे। जब भी फ्रैक्शन में निकल के आएगा तो जो एग्जैक्ट नंबर है हम वो तो आपको शेयर्स में देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में शेयर्स कांट बी इशूड, तो फॉर दैट फ्रैक्शन विल पे अमाउंट इन कैश, मैं आपको कैश दूंगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो मैं इसको ऐसे बॉक्स में डाल दूंगा, बॉक्स में, और फिर यहां दिखाऊंगा एरो कि भैया शेयर्स कितना दिया, तो 38571 शेयर्स यहां पे दिए जाएंगे, शेयर्स दिए जाएंगे। और जरा पढ़ के बताओ ना जल्दी से पॉइंट नंबर 1 में, कि पॉइंट नंबर 1 में नई कंपनी में इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितना बता रहा आपको? सर 15, तो मल्टीप्लाइड बाई 15 आपका हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बोलो कितना आ गया आपका यहाँ पे? 38571 मल्टीप्लाइड बाई 15। मेरे बच्चे अमाउंट आ गया, यहाँ लिखिए अमाउंट, थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, हौच पौच ना हो जाए। 578
एंड 565, ये आपका आ गया शेयर्स। और जो फ्रैक्शन है ना बच्चे, वो फ्रैक्शन वाला पेमेंट हमें कैश में करना पड़ेगा। कितना फ्रैक्शन है? 0.4285। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत प्यारे बच्चे मेरी बात सुनो। अगर मैं शेयर्स आपको दूंगा तो एक शेयर कितने का है? 15 का। अगर मैं शेयर के बदले में आपको कैश दूंगा फ्रैक्शन के लिए, तो भी मुझे इसी रेट से देना होगा बच्चे। शेयर दूंगा तो जिस रेट से दूंगा उसी के रेट से मुझे क्या करना होगा? फ्रैक्शन वाला पेमेंट भी करना होगा। तो बताइए जरा कि 0.4285 मल्टीप्लाइड बाय आपका 15 कितना निकल के आ गया? सर ये आ गया 6.43 राउंडिंग अप में। 6.43 रुपये का जो पेमेंट होगा मेरे बच्चे, वो कैश में करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ये अगर फ्रैक्शन में आएगा, कभी राउंडिंग अप नहीं करेंगे, एग्जैक्ट नंबर हम शेयर्स में देंगे, फ्रैक्शन का पेमेंट कैश में करेंगे। ये बात ध्यान रहे आपका। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। 0.1 हमारा कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे, 0.1 कंप्लीट हो गया। आइए जरा अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं। पॉइंट नंबर 2, सुन लो मेरी बात की, सो रहे हो आप? अरे सो तो नहीं रहना कम से कम। नहीं सर नहीं, चिल्लाओ मत सर, आप चिल्लाते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप चिल्लाओ मत, आप पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो, डरा डरा के हमें पढ़ाते हो। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। आओ फिर मैं अब आगे बढ़ता हूं। ये हमारा हो गया बच्चे। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि 5 रुपीज पर शेयर कैश भी बांटे जाएंगे इक्विटी वालों को। अच्छा, यानी कि इक्विटी वालों को मेरे बच्चे फिर से यहाँ पे क्या कैश दिया जा रहा है? इक्विटी वालों को कैश कितना? पर शेयर 5 रुपीज। जरा फर्स्ट लाइन क्वेश्चन पढ़ के बताओ, फर्स्ट लाइन क्वेश्चन पढ़ के बताइए कि ओल्ड कंपनी में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? सर 90,000। तो मेरे बच्चे उन 90,000 जो शेयर्स हैं ओल्ड कंपनी में इक्विटी शेयर्स, इनको 5 रुपीज के हिसाब से कैश भी बांटा जा रहा है। तो ये अमाउंट आ गया 4,50,000 का, 450 का। बात सुना रही है? इक्विटी को इक्विटी दिया, इक्विटी को कैश दिया, इक्विटी को कैश दिया। ध्यान दीजिए, ये जो कैश दिया ना, ये कैश ये था बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन। ये क्यों दिया बच्चे? बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन। ये क्यों दिया? बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है। ओल्ड कंपनी के जो 90,000 इक्विटी शेयर्स हैं, हमने उनको 5 रुपीज के हिसाब से कैश भी बांटा है, तो इतना कैश हमने दे दिया। बात समझ में आ गई? सर हाँ। अब देखो ना, अगला मालिक कौन है ओल्ड कंपनी का? प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहां लिखा हमारे बच्चे प्रेफरेंस शेयर्स जो ओल्ड कंपनी के हैं। जरा बताओ नई कंपनी में इनको क्या मिल रहा है? सर प्रेफरेंस शेयर्स, है ना बच्चे? पढ़ो जरा ध्यान से, पढ़ेंगे ध्यान से। यहां पे आपको पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 7 प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा 15 के हिसाब से फॉर एवरी 5। ये रेशियो आपका। जल्दी से जरा बैलेंस शीट देख के बताओ, सॉरी क्वेश्चन का सेकंड लाइन देखकर, कि क्वेश्चन के सेकंड लाइन में जरा बताइए कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं। नंबर पूछ रहा हूं, नंबर, और कुछ नहीं देखना, सिर्फ नंबर बताओ। सर 50,000। ये लीजिए, हमने लिखा यहां पे 50,000 शेयर्स है। पर बच्चे मुझे पता करना है कि ओल्ड में शेयर्स अगर 50,000 हैं तो नए में कितने शेयर्स मिलेंगे? बताओ। ये 50 किस से डिवाइड किया जाएगा? सर 5 से। मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 7 से। कितने शेयर्स आ गए? 70,000 शेयर्स मिलेगा मेरे बच्चे। और नई कंपनी में एक शेयर की वैल्यू कितना बता रहा है? देखिए पॉइंट नंबर 3। सर 15 मेरे बच्चे। ये कितना आ गया? 10,50,000। 1050। खत्म होगी बात। ये हमारा पीसी निकल के आ गया। सर कुछ गलत कर रहे हो? नहीं बच्चे, गलत नहीं कर रहा, अभी मैं समझा रहा हूं। पहले लिखो तो यहां पे आप बताओ कितना आ गया? 578, 565 प्लस आपका 6.43 प्लस आपका 4,50,000 और प्लस आपका 10,50,000। तो मेरे बच्चे ये अमाउंट आ गया आपका 20,78,571.43 का अमाउंट। दिस इज द अमाउंट ऑफ पीसी आपका। पीसी प्लीज कॉपी कर लो, फिर मैं आगे समझाता हूं। सर हो गया सर, लेकिन सर एक डाउट है। मैं समझ रहा हूं आपका डाउट क्या, आप चिंता ना करो, मुझे दिमाग में सब कुछ है। मैं वो डाउट आपको समझा दूं, वो डाउट क्या है, ताकि क्लास को प्रॉपर तरीके से आपके लिए एंड करें। ये हो गया पहले यहां तक? सर हाँ। देखो आपके दिमाग में डाउट क्या चल रहा है, मैं आपको बता दूं। मुझे सब पता है, मैं जानता हूं आपके माइंड को, मैं आपके माइंड को स्टडी कर चुका हूं। पढ़ेंगे आप क्वेश्चन का सेकेंड लाइन। कहता है सेकेंड लाइन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स है ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप।
सर यहां तो क्वेश्चन ने कहा था कि 1 शेयर 10 का 8 रुपीज पेड अप है। सर आपने इस पेड अप का कुछ किया ही नहीं। ये जो 10 रुपीज का शेयर है पब्लिक से अभी तक 8 रुपए ही है, आपने कुछ किया ही नहीं सर, कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं सर, ये तो गलत है, आपको करना चाहिए था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सवाल कहां से उठ रहा है, कहां से उठ रहा है ये सवाल। आप जवाब खुद दो जरा। यहां पे ये देखो, आप सुनो मेरी बात। ये जो स्वैप रेशियो मेरे बच्चे ये लिखा था 5:7, जरा बताओ ये नंबर के बदले में नंबर है या फिर पेडअप के बदले में पेडअप है? ये 5:7 5 शेयर दूंगा 7 के बदले में, ये नंबर ऑफ शेयर्स के बदले में नंबर है कि पेडअप के बदले में है? सर नंबर के बदले में। सर नंबर के बदले में, पेडअप से कोई मतलब ही नहीं उठता। आपने तो कहा था स्वैप रेशियो में कि अगर ओल्ड कंपनी में 5 शेयर्स हैं तो नई कंपनी 7 शेयर्स देने को तैयार है। नंबर के बदले में नंबर बच्चे, हमने पेडअप की बात ही नहीं की थी। हमने कहा कि भैया 5 दूंगा 7 के बदले में, तो अगर ओल्ड कंपनी में 50,000 शेयर्स हैं, ओल्ड में 50 है तो मैं कितना दूंगा 70,000। पर बच्चे ओल्ड कंपनी का पेडअप आपका फुल्ली पेडअप है या पार्टली पेडअप है या 8 है 7 है, कोई मतलब ही नहीं बनता। हमने कहा भैया देखो जी, ओल्ड में अगर 5 होंगे तो मैं आपको अपनी कंपनी के 7 शेयर्स देने को तैयार हूं। अगर ओल्ड में 50,000 शेयर्स है तो मैं 70,000 देने को तैयार हूं। हाँ, मेरे कंपनी का, नई कंपनी का एक शेयर की वैल्यू कितना है जी? 15 आपका। ओल्ड का पेडअप कितना है, कितने, हमें कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता बच्चे। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया था क्वेश्चन में, ताकि बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्वैप रेशियो ओल्ड में कितने नंबर के बदले में कितना नंबर है, तो फिर आप गलत काम नहीं करोगे। पेडअप कुछ भी हो ओल्ड कंपनी का, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने तो कहा कि 5 के बदले में 7 दूंगा तो 50 के बदले में 70 दूंगा। हाँ, हमारी कंपनी का, नई कंपनी का एक शेयर 15 रुपए का है तो अमाउंट इतना निकल के आ गया, पीसी हमारा बन गया बच्चे। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था बच्चे 2 जगह कंफ्यूज हुए थे। पहला क्वेश्चन कहाँ कंफ्यूजन हुआ था? यहाँ पे बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने राउंडिंग ऑफ कर दिया। वो काम आपको नहीं करना। जो बच्चे यहां से आगे निकल भी गए बच्चे, वो यहां पे आके फंस गए। वो कहते यार पेडअप है, पता नहीं क्या करूं, बट कुछ करना ही नहीं है, नंबर के बदले में नंबर, तो हम इस तरीके से काम करेंगे। पीसी हमारा निकल के आ गया। आई बात समझ में? सर हाँ जी सर, हाँ बात समझ में आई। तो मेरे बच्चे आज हम क्या करेंगे, हम क्लास को यहीं पर रोकेंगे। हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे ना तो इसके आगे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आने वाला है। ये देखो, ये स्वैप रेशियो अभी तक के सारे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। अभी तक के सारे क्वेश्चन में स्वैप रेशियो आपको दिया हुआ था। मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा ये स्वैप रेशियो निकलता कैसे है, निकलता कैसे है। लेकिन अभी आपको दिमाग यूज नहीं करना। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आप यहीं तक बात रखेंगे, आगे की बातें अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे और मैं चैप्टर को और गहराई में लेकर चलूंगा बच्चे। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू।